एवरीवन, ये बिहार बोर्ड का हमारा सोशियोलॉजी का अंतिम वीडियो जो फाइनल रिवीजन के रूप में होगा, ठीक है। और ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे। हाँ, इससे हम ये कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी के लगभग सभी प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाने का पूरा हमारा विश्वास है कि हो जाना चाहिए। चलिए ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है कि समाजशास्त्र के जनक कौन है। हम पूरी तरह से इसे व्याख्यात्मक रूप से देखेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या, इसमें जो सभी ऑप्शन है उसको सभी को हम व्याख्या के साथ देखेंगे, सभी की व्याख्या करेंगे और वन बाय वन करके थोड़ा लंबा वीडियो होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो समाजशास्त्र के जनक के रूप में देखते हैं क्या, अगस्ट कॉम्टे आया। और अब हम ऑप्शन पे क्या आधार पर देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, एमाइल दुर्किम। एमाइल दुर्किम जो है ऑप्शन नंबर ए में एक, तो इसके बारे में कुछ हम देख लेते हैं जानकारी। तो ये एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री रहे और जो सामाजिक तथ्यों के बारे में उन्होंने जानकारी दी और उन्हें आत्महत्या और श्रम विभाजन पर अपने कार्य के लिए वह व्यक्ति प्रसिद्ध रहे, ठीक है, एमाइल दुर्किम। तो इस तरह से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे समाजशास्त्र के लिए, किंतु ये जनक के रूप में नहीं रहे, इसलिए ये ऑप्शन कट जाता है। अगला जो ऑप्शन है एच स्पेंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इनका पूरा नाम हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, और इन्होंने समाज पर विकासवादी सिद्धांत लागू किया, लेकिन ये जो है अगस्त कॉम्टे के बाद आए थे। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, तो ये भी कट गया। और उसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट कि तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा है मैक्स वेबर, ठीक है। तो मैक्स वेबर के बारे में कहा जा रहा है कि ये जर्मन समाजशास्त्री थे और जो ओवरस्टेन और प्रोटेस्टेंट नैतिकता के लिए ये जाने जाते थे, ये प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो इनका योगदान था, किंतु ये संस्थापक नहीं थे। समाजशास्त्र में इनका योगदान था प्रमुख रूप से। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर डी बचता है हमारा, तो ये तो सही है, ठीक है। तो 1830 में अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र शब्द गढ़ा था और एक अनुशासन के रूप में, ठीक है, इसे एक अलग अनुशासन के रूप में उन्होंने स्थापित किया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगस्त कॉम्टे जो है वो समाजशास्त्र के जनक थे, ठीक है। अब आते हैं, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि भारतीय समाज की विशेषता कौन सी है, निम्न में से कौन सी है या इनमें से कौन सी है, ठीक है। तो हम प्रत्येक ऑप्शन को देखेंगे, उससे पहले हम एक बात क्लियर कर देते हैं कि इसमें हम उत्तर सबसे पहले देख लेंगे और उसके बाद हम व्याख्या देखेंगे क्यों ये उत्तर सही हुआ, ठीक है। तो उत्तर के रूप में डी है ऑप्शन, इनमें से सभी। अब देखते हैं, हम भारतीय समाज की विशेषता की बात कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन में कहा जा रहा है कि जटिल सामाजिक संरचना है, दूसरा ऑप्शन में कहा जा रहा है कि सामाजिक विभाजन है, तीसरा ऑप्शन में धार्मिक विभाजन है, चौथा ऑप्शन में से सभी है। तो इस प्रकार से ये सभी तो हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके स्वरूप को देखते हैं। तो जटिल सामाजिक संरचना जो है वो क्या है कि भारत में जटिल जाति व्यवस्था है, ठीक है, वर्ग पदानुक्रम भी है, और विविध संस्थाएं भी देखने को मिलती है। उसके बाद सजातीय विभाजन, यानी कि विभाजन देखने को मिलता है सजातीय रूप से। तो इसमें क्या है कि विशिष्ट पहचान वाले कई जातियाँ या कई जातीय समूह मौजूद है भारत में। और उसके बाद हम धार्मिक विभाजन के रूप में देखें तो ये भी सही है कि यहाँ पे कई सारे धर्म हैं, हिंदू है, इस्लाम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, जैन और सहस्ती, तो कई सारे और धर्म, ठीक है। तो ये सारी विशेषता के रूप में हो गए। तो हम कह सकते हैं कि भारत में जो भारतीय समाज है एक साथ इन सभी तरह की विशेषताओं को रखता है या प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये उत्तर आपका ऑप्शन डी सही हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न में कहा जा रहा है कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग, यानी सांस्कृतिक पर्यावरण को मानव निर्मित भाग कहा गया, तो ये किस व्यक्ति ने कहा है। तो हम देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो सही उत्तर हर्ष कोविट्स ने कहा है। अब हम आते हैं कि प्रत्येक ऑप्शन पे। तो पहला ऑप्शन जो है हर्ष कोविट्स ने जो कहा है, तो वो क्या कहा है इन्होंने कहा है कि संस्कृति पर्यावरण के मानव निर्मित भाग के रूप में परिभाषित किया, ठीक। अब हम आते हैं कि इसके अलावा अदर जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे मैकाइवर एवं पेज, टाइलर, क्रोवर, तो इन लोगों ने क्या क्या अपनी तरफ से समाज के प्रति व्याख्याएं दी हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहला जो मैकाइवर एवं पेज है, उन्होंने समाज और राज्य को परिभाषित किया, ना कि उन्होंने संस्कृति को परिभाषित किया। दूसरा जो है आपका टाइलर, तो इन्होंने संस्कृति की व्यापक परिभाषाएं तो दी, किंतु इसकी जटिल समग्रता को भी उन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं रखा कि संस्कृति एक पर्यावरण के रूप में मानव निर्मित भाग है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों नहीं रहा। तीसरा जो है आपका क्रॉबर के बारे में कहा जा रहा है कि मानव शास्त्री जिन्होंने संस्कृति का अध्ययन किया, लेकिन यह विशिष्ट परिभाषा नहीं है, इन्होंने तो केवल मानव शास्त्रीय संस्कृति के रूप में अध्ययन किया था। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें अगर हम, तो भारत में लगभग कितनी जातियाँ रहती हैं। ये सीधे सीधे फैक्ट्स आधारित प्रश्न है। तो भारत में लगभग 3000 जातियाँ रहती हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इसके सही उत्तर की ओर। तो पहला ऑप्शन सही है कि 3000 जातियाँ रहती हैं, जातियाँ और साथ साथ उपजातियाँ मिला करके, ठीक। इसके अलावा ऑप्शन जो जितने थे कि 4000 से अधिक, 2000 और 4500, ये सारे के सारे गलत थे। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें हम, तो भारत में सबसे
लघु धार्मिक समूह कौन सा है, यानी कि सबसे कम धार्मिक आधार पर सबसे कम संख्या वाले या जनसंख्या वाले जो लोग हैं वह कौन से हैं, ठीक है। तो समूह कौन सा, सॉरी। तो हम देखते हैं इसमें ऑप्शन डी जो है ये सही है, जैन, जिनकी संख्या सबसे कम है। अब हम धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे कि इसके बाद इससे ज़्यादा कौन है, उससे ज़्यादा कौन है। तो एक लाइन से इस ऑप्शन के आधार पर देखते हैं। तो जैन से ज़्यादा संख्या किसकी है, तो आपका बौद्ध की है, 0.7 है। उसके बाद सिख की है तो 1.7% है, और उसके बाद ईसाई की है 2.3%, ठीक है। धार्मिक आधार पर जनसंख्या बताना है। अगला प्रश्न जो है वह है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी परिभाषाएं दी गई है। तो इसका जो सही उत्तर है वह आपका शामिल किया गया है कितनी परिभाषाएं, ये पूछा जा रहा है। तो 22, ठीक है। यानी कि इसमें जो अनुसूची में शामिल की गई है वो भाषाएं, तो वो कुल मिला के 22 भाषाएं शामिल की गई हैं, और अनुच्छेद 343 के तहत 22 भाषाएं शामिल की गई हैं, ठीक है, भारतीय संविधान में। और इसमें अब हम ऑप्शन के आधार पर देखें तो 20 तो कट जाएगा, ठीक है। 22 इसका करेक्ट उत्तर है, और बाकी सारे ये भी गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें हम तो श्रम विभाजन, प्रश्न नंबर 7 है कि श्रम विभाजन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो व्यक्ति कौन थे, तो इसका सीधा सीधा हम पहले उत्तर देखते हैं। तो वह व्यक्ति थे दुर्खिम, एमाइल दुर्खिम, ठीक है। अब हम प्रत्येक ऑप्शन की अगर व्याख्या करें तो पहला ऑप्शन क्या है, मार्क्स। तो मार्क्स ने क्या व्याख्या दिया था, तो वर्ग संघर्ष और अलगाव पर केंद्रित जो अपनी परिभाषा है उन्होंने ये दिया था कि वर्ग संघर्ष के और अलगाव के आधार पर। जबकि दुर्खिम ने समाज में श्रम विभाजन, तो श्रम विभाजन से ही प्रश्न था। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उन्होंने कब लिखा था, तो 1893 में लिखा था। उन्होंने कहा कि यांत्रिक और जैविक एकता का विश्लेषण उन्होंने किया था। साथ साथ हम देखते हैं तीसरा जो ऑप्शन है वो है वेबर के संबंध में। तो वेबर ने क्या व्याख्या दिया था, नौकरशाही और तर्कसंगतता के लिए, ठीक है, वह जाने जाते हैं। जबकि चौथा ऑप्शन है हमारा पार्सन्स। तो पार्सन्स ने जो व्याख्या दी थी वह संरचनात्मक कार्यवादी, यानी कि संरचनात्मक रूप से कार्य करने के प्रति समाज में समाज का जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बाद में आए। तो प्रारंभ इनसे पहले जो आए वह दुर्खिम थे। इन्होंने भी श्रम के प्रति ही बात की थी, किंतु ये संरचनात्मक रूप से श्रम के प्रति बात की थी कि सामाजिक स्थिति में सुधार लाने से पहले जो डेवलपमेंट कार्य किया जाएगा तो वो एक प्लानिंग के तहत किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आंसर आपका दुर्खिम ही है। अगला प्रश्न जो है वह आपका कि भारतीय समाज में शांति और सद्भाव के जो बाधक हैं वो बाधक में से कौन कौन से कारक हैं। तो बाधक यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शन लगा है, रिस्ट्रिक्शन है जो शांति बहाल करने में एक तरह से बैरियर क्रिएट करता है। तो हम देखते हैं इसके सारे ऑप्शन को अगर, तो सबसे पहले हम उत्तर देखते हैं। तो इसका सही, इनमें से जितने भी ऑप्शन है वो सारे के सारे सही हैं। तो क्यों सही हो गया भाई, तो पहला ऑप्शन है कि आपका निर्धनता है, दूसरा है बाल अपराध, तीसरा है धार्मिक तनाव। तो ये सब के सब तो भारतीय समाज में देखने को मिलता है। तो निर्धनता के आधार पर जो ऑप्शन का है पहला है तो निर्धनता, तो हम देखते हैं कि भारतीय समाज में है या नहीं। तो ये है किस बेस पर है, तो आर्थिक समानता के आधार पर निर्धनता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्थिक असमानता क्या करती है, तनाव पैदा करती है, ठीक है। तो देश के अंदर यह स्थिति बनी हुई रहती है। अगला जो पॉइंट है कि बाल अपराध, तो सामाजिक व्यवस्था को बाधित करता है बाल अपराध, तो ये भी सही हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि धार्मिक तनाव, तो भारत में समय समय पर देखने को मिलता है कि विभिन्न धर्मों के मध्य, ठीक है, सांप्रदायिक संघर्ष चलता रहता है, सांप्रदायिक उन्माद चलती रहती है एक दूसरे में, ठीक है, चाहे इसका कारण कुछ भी हो, चाहे आ गया। अगला हम ऑप्शन देखते हैं कि ये सही क्यों हो गया। तो ये सारे के सारे जो है भारत के जो समाज है उसमें शांति बनाए रखने में, सद्भाव बनाए रखने में एक बाधक या चुनौती के रूप में है, ठीक है। तो आप लोग इसे जैसे कि प्रश्न आपका जो सब्जेक्टिव प्रश्न है ये पूछा जाए अगर सब्जेक्टिव में भी सेम कंडीशन कि भारतीय समाज में शांति और सद्भाव के बाधक कारक कौन कौन से हैं या बाधा पहुंचाने में कौन कौन से कारक की भूमिका है, तो ये सारे के सारे आप व्याख्या भी कर देंगे तो उसके उत्तर सही हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कई सारे और कारण भी है, किंतु हम यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स प्रश्न ही देख रहे हैं। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है कि जातीय संस्करण में पर्याप्त लोचपूर्णता, ठीक है, और गतिशीलता किसका विचार है। तो यह भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधा व्याख्या किया गया किसके द्वारा, तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है, श्रीनिवास। अब हम इसके सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए एक लाइन से ऑप्शन दिया हुआ, पहला ऑप्शन है धुरिये, दूसरा है देसाई, तीसरा है श्रीनिवास, चौथा है टी.एन. प्रभु। तो सभी व्यक्तियों ने क्या क्या अपनी अपनी ओर से व्याख्या दी है समाज की लोचपूर्णता के प्रति या अन्य किसी और तरह से। तो इस ऑप्शन में जिन्होंने जिस तरह से अपना व्याख्या दिया है उसे हम देखते हैं। तो पहला है धुरिये ने क्या कहा था कि जातीय व्यवस्था पर पारंपरिक दृष्टिकोण इन्होंने अपना व्यक्त किया था, ठीक है। दूसरा जो है देसाई, तो देसाई ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भारतीय समाज का अध्ययन किया, किसके दृष्टिकोण से, तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से, ठीक है। और उसके बाद जो इसका तीसरा ऑप्शन है तो आपका श्रीनिवास, तो इनका पूरा नाम एम.एन. श्रीनिवास, ठीक है। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण और प्रभु जाति की अवधारणा दी। साथ ही साथ इन्होंने जाति में गतिशीलता पर बल दिया था। तो इसके बारे में इन्होंने बात की थी, जाति के प्रति
तो प्रश्न भी यही था कि भारतीय समाज में जो है आपका क्या बोलते हैं संस्तरण, यानी कि जातीय स्तर पर जो स्टेप वाइज हम कह सकते हैं कि एक दूसरे का जो कैटेगरी है उसके बारे में लोचपूर्ण गतिशीलता के बारे में बात की थी। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है PN प्रभु, तो इन्होंने क्या कहा था, तो इन्होंने जाति अध्ययन में योगदान के लिए एक विशिष्ट विचार नहीं दिया था। ठीक है, तो इन्होंने अपना एक अलग फैक्ट रखा था, तो इसके प्रति हम कह सकते हैं कि इनका कोई खास योगदान नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। उगड़ी नए वर्ष के उत्सव के रूप में भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, सीधे सीधे देखते हैं, तो इसका उत्तर क्या है, तेलंगाना में उगड़ी मनाई जाती है। अब हम उगड़ी के बारे में देखेंगे कि उगड़ी एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो उगड़ी जो है वह कर्नाटक में मनाया जाता है और तेलंगाना में मनाया जाता है, साथ साथ आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, इसे दूसरा नाम क्या दिया गया है, युगादी। और इसके अलावा जो है ऑप्शन में और दिए हुए थे कि तमिलनाडु, तेलंगाना, असम और उत्तर प्रदेश, तो इन सभी क्षेत्रों में क्या क्या मनाया जाता है। बेसिकली यदि हम बात करें तो ये किस तरह का त्यौहार है, तो ये फसल कटाई के उपरांत मनाई जाने वाली त्यौहार है। ठीक है, तो तमिलनाडु में आपका पोंगल मनाया जाता है, उसके बाद आपका बिहू जो है वह असम में मनाया जाता है, और उत्तर प्रदेश में होली, नवरात्रि, ये सारे मुख्य त्यौहार के रूप में फसल कटाई के बाद। ठीक है, तो इस तरह से अगर उगड़ी की बात करें हम, तो उगड़ी कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये तीनों राज्यों में। बेसिकली बात करें तो दक्षिण भारत के तीनों राज्यों में। अगला प्रश्न की बात करें हम, तो भारत की विविधता में सांस्कृतिक एकजुटता, किसने कहा था कि भारत की विविधता में यही सांस्कृतिक एकजुटता है? एक्चुअल में ये बात कहने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। तो इसके अलावा जो अदर ऑप्शन है, उन्होंने समाज के प्रति क्या क्या कहा? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए काम किया, लेकिन यह विशेष रूप से आपका जो सामाजिक संस्कृति है, इसकी विविधता के बारे में इन्होंने कोई व्याख्या नहीं की थी, किंतु इन्होंने जो कार्य किया था, हम देखते हैं कि भारतीय स्वाधीनता में इन्होंने अपना काफ़ी योगदान दिया था, स्वतंत्रता के प्रति। तो खैर ये ऑप्शन के आधार पर तो इनका समाज से कोई विशेष लेना देना हम समाजशास्त्र के प्रति कह सकते नहीं है, किंतु समाज के प्रति है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। दूसरा प्रश्न की बात करें, अगर दूसरा ऑप्शन की बात करें, तो महात्मा गांधी, तो इन्होंने बल दिया था, इन्होंने क्या बल दिया था कि सर्वधर्म समभाव पर बल दिया था, जो सामाजिक एक कृति के रूप में हम देखते हैं मुख्य भाव है भारत में सभी लोगों के लिए। अगला जो ऑप्शन है SC दुबे, इनका क्या कहना है, तो ये समाजशास्त्री थे, लेकिन इन्होंने आपका ये वर्ड नहीं कहा था कि विविधता में सांस्कृतिक एकजुटता बनानी है। हाँ, विविधता के आधार पर भारत जो है एकजुटता के रूप में है, ऐसा कोई व्याख्या SC दुबे ने नहीं दिया था। ठीक है, जबकि हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू ने जो ये वर्ड कहा था कि विविधता में सांस्कृतिक एकता, तो कहाँ पर कहा था, यानी कि उन्होंने कहाँ लिखा था या कब बोला था, तो देखते हैं कि उनका एक पुस्तक है जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका पुस्तक है, जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, ये दूसरा फैक्ट है, और इसी पुस्तक में उन्होंने विविधता में एकता की अवधारणा पर जोर दिया या बल दिया, हम कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कांजीवरम साड़ी किस प्रकार की है? तो कांजीवरम साड़ी किस प्रकार की है, तो ये भी जो एक प्रश्न सीधे फैक्ट बेस्ड प्रश्न है। तो ये जो है आपका सिल्क साड़ी है। इसके अलावा जो आपका देखते हैं ऑप्शन सारे हैं, तो उसमें क्या क्या कहा जा रहा है, तो पहला कहा जा रहा है कि सिंथेटिक साड़ी, दूसरा सिल्क, तीसरा सूती, और चौथा इनमें से कोई नहीं, यानी कि गलत है। ये ऑप्शन तो आपका कट ही गया। खैर, जो सिंथेटिक साड़ी की बात करें तो ये एक तरह का फाइबर होता है, फाइबर से बना हुआ होता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। और उसके बाद आपका सिल्क साड़ी, कांजीवरम साड़ी, कांचीपुरम, तो कांचीपुरम एक्चुअल में कहाँ पड़ता है, तो वो तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध रेशमी साड़ी है। ठीक है, और साथ साथ सूती साड़ी, तो सूती साड़ी ये भी नहीं ऑप्शन। कांचीपुरम या कांचीवरी वरम साड़ी जो है वो आपका कपास से नहीं बनता है। ठीक है, तो सूती साड़ी कपास से बनता है। चलिए, तो इस तरह से देखते हैं उनके अगला प्रश्न नंबर 13, प्रजाति, धर्म और भाषा में विविधता के सबसे उत्कृष्ट स्रोत हैं। तो ये जो सबसे उत्कृष्ट स्रोत के रूप में यदि हम बात करें तो क्या है, तो ये कथन किसका है एक्चुअल में, तो ये कथन जो है आपका धुरिये का है। ठीक है, अब हम सभी ऑप्शन पर बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन है श्रीनिवास, तो श्रीनिवास ने क्या कहा था, संस्कृतिकरण और प्रभु जाति पर काम किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये तो नहीं है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है क्या है आपका, धुरिये के प्रति, तो इन्होंने GS धुरिये इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो इन्होंने भारतीय जाति व्यवस्था और सामाजिक विविधता पर व्यापक कार्य किया, और यही उसका सही उत्तर भी है, क्योंकि प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि प्रजाति, धर्म और भाषा में उनकी इन्हें विविधता की बात की जा रही है, तो इसमें उत्कृष्टता का योगदान किन्होंने दिया था, तो व्यक्ति का नाम क्या है, GS धुरिया। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन जो है आपका
वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, योगेंद्र सिंह। तो योगेंद्र सिंह ने आपका काम किस पर किया है, तो समाज में आधुनिकीकरण पर काम किया है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यदि प्रश्न आधुनिकीकरण से संबंधित रहता है तो व्यक्ति का नाम क्या है, योगेंद्र सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वह है आपका एस.सी. दुबे। तो इन्होंने जो एस.सी. दुबे ने कहा था तो वो क्या, तो देखते हैं थोड़ा सा हम और डिफरेंस देख लेते हैं कि योगेंद्र सिंह ने आधुनिकीकरण पर बल दिया, काम किया, और वहीं एस.सी. दुबे ने किस पर काम किया, तो ग्रामीण समाज शास्त्र पर काम किया था। दोनों ने समाज शास्त्र पर काम किया, लेकिन एक ने मॉडर्नाइजेशन पर, दूसरे ने ग्रामीण समाज पर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। समाजशास्त्र में मानवता के धर्म की चर्चा किसने की थी, कि मानवता ही धर्म है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें आपका पहला ऑप्शन ही सही है, अगस्ट कॉम्टे। ठीक है, सॉरी अगस्ट कॉम्टे ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, अगस्ट कॉम्टे। तो अगस्ट कॉम्टे ने क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था कि प्रत्यक्षवाद के रूप में डायरेक्टली प्रत्यक्षवाद के रूप में तीसरे चरण में मानवता के धर्म की अवधारणा दी थी। अपने जो व्याख्या की थी उसके तीसरे चरण में इन्होंने अपनी अवधारणा दी थी कि मानवता ही धर्म है। जबकि दुर्खिम ने क्या कहा, तो दुर्खिम ने ऑप्शन नंबर बी में है कि धर्म के सामाजिक कार्य पर इन्होंने बल दिया या कार्य किया था। इसके बाद हम देखते हैं अगला ऑप्शन है कि वेबर। तो वेबर ने प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद इस पर काम किया था समाज में, कि प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद। ठीक है, एक्चुअल में ये आपका यूरोपियन थे, इसलिए यूरोप में बेसिकली जो प्रोटेस्टेंट है और कैथोलिक है वो समाज के दो भाग, मुख्य दो बड़े भाग थे, और ईसाई धर्म के दो बड़े अंग हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि दो भाग हैं। ठीक है, ईसाई धर्म के। अगला जो प्रश्न है सॉरी ऑप्शन है वो है कूले। तो कूले ने क्या कहा था, तो कूले एक्चुअल में किस पर काम किया था, तो प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी इन्होंने। ठीक है, समाज में प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी। और इसके बाद अगला प्रश्न है कि द्विज शब्दावली का प्रयोग कहाँ किया गया। ठीक है, तो ये द्विज शब्दावली का प्रयोग जो किया गया वो आपका वेद में किया गया है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन पर देखें अगर, तो पहला ऑप्शन है वेद, दूसरा है धर्मशास्त्र, तीसरा है मनुस्मृति, चौथा इनमें से कोई नहीं, दिए तो गलत ही हो गया। तो हम तीन ऑप्शन में से देखते हैं कि वेद में जो किया गया तो वो किस तरह से किया गया है। तो बताया जाता है द्विज यानी दो बार जन्म, द्विज का मीनिंग होता है। और ये शब्द जो है ये वैदिक साहित्य में सबसे पहले ये आया था। और इनमें देखते हैं हम तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए ये शब्द आता है द्विज शब्द। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र जो ऑप्शन है तो ये क्या चीज़ है, तो ये बाद में विस्तृत हुआ। ठीक है, तो इसलिए ये कट गया ऑप्शन। और उसके बाद क्या है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में ना कि द्विज शब्द है बल्कि यहाँ पर मनुस्मृति में कुछ और है, क्या है, तो वर्ण व्यवस्था को संहिताबद्ध किया गया है, यानी मनुस्मृति में ही वर्ण व्यवस्था रखी गई है। ठीक है, जाति व्यवस्था जिसे कहते हैं हम, वर्ण व्यवस्था, जिसमें आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वह है आपका प्रश्न नंबर 16 है कि बिना लिंग समानता के किसी भी समुदाय का विकास क्या है, अधूरा है। ठीक, ये किस व्यक्ति ने कहा था, तो हम देखते हैं व्यक्ति का नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बिना लिंग समानता के, यानी कि भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी के प्रति समानता का भाव रखना चाहिए। इसके अलावा जो ऑप्शन है सारे उसमें से देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है B.R. अम्बेडकर, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा आपका राजा राम मोहन राय, चौथा विवेकानंद। सभी ने कुछ ना कुछ समाज के प्रति बातें की थी। तो पहला जो B.R. अम्बेडकर, उन्होंने क्या कहा, तो सामाजिक न्याय और समानता के ये पक्षधर थे। ये फेवर करते थे कि समाज में न्याय हो, जस्टिस हो और समानता मिले, इक्वलिटी मिले। तो इसके प्रति B.R. अम्बेडकर ने बात रखी थी, और इसी को लेकर के उन्होंने एक तरह से जो भारतीय संविधान है उसमें भी अपना जो योगदान दिया था, साथ साथ अपनी राजनीति का भी योगदान इसी रूप में रखा था। ठीक है, अगला जो हम पॉइंट देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, तो बिना लिंग और समानता के किसी भी समुदाय का विकास जो है वो अधूरा होगा। तो देखते हैं क्या है कि महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के प्रति इन्होंने बल दिया था, इसलिए ये बात भी उन्होंने कहा था। ठीक है, तो महिलाओं के प्रति समानता रखने और समानता पर बल देने की बात की थी। ठीक है, इसके बाद आपका जो तीसरा ऑप्शन है तो राजा राम मोहन राय है। तो राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक के रूप में रहे। ठीक है, इन्होंने सती प्रथा के प्रति समाज को सुधारा। ठीक है, उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है विवेकानंद, ये एक आध्यात्मिक नेता थे। तो इनका संबंध इस व्याख्या से नहीं था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाता है। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर बी है वही सही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को अपनी अलग संस्कृति, ठीक है, नागरिकों को अपनी अलग संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने का अधिकार दिया जाता है। तो यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, तो अनुच्छेद 29 के तहत दिया जाता है कि भारत के सभी नागरिकों को अपने जो धार्मिक संस्कृति है वो संरक्षित, यानी कि उसका संरक्षण किया जाएगा संवैधानिक आधार पर। तो हम देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या सजाया गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका 15(1). तो 15(1) में क्या कहा जा रहा है, तो भेदभाव का निषेध किया जा रहा है कि लोगों के मध्य किसी प्रकार का वंश, जाति, रंग, वेशभूषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
ठीक है। जबकि दूसरा ऑप्शन है आपका ऑप्शन 25, ये धार्मिक स्वतंत्रता है, सभी धर्मों को भारत में स्वतंत्र का अधिकार मिलेगा, सभी स्वतंत्र रूप से अपनी उपासना कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर सी है वह है आपका अनुच्छेद 29। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। और विशेषकर किस दृष्टि से संरक्षण किया जाएगा, तो भाषा, लिपि और संस्कृति, इसके प्रति सभी को समानता का अधिकार है और सब स्वतंत्र है। उसके बाद अनुच्छेद 32 जो है ये क्या है, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, ठीक है। तो इस तरह से जो उत्तर सही है वह आपका उत्तर नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 29 सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। 19 नवंबर को मनाया जाता है भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है। अब बाकी के सारे ऑप्शन में देखते हैं तो 15 सितंबर दिया हुआ था, जिस दिन हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। उसके बाद 20 अक्टूबर दिया था, तो इस दिन कुछ नहीं मनाया जाता है, विशेषकर कोई खास दिन नहीं माना जाता है। उसके बाद 14 नवंबर दिया हुआ था, तो इस दिन मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, जिसे हम चिल्ड्रन डे कहते हैं। उसके बाद फिर है 19 नवंबर। तो 19 नवंबर को ही हम देखते हैं क्या है कि इंदिरा गांधी जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि यह मुद्दा जो है एक तरह से विवादास्पद रहा, किंतु 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनकी जयंती भारतीय राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया। हाँ, ये 19 नवंबर के स्थान पर 31 अक्टूबर को मनाया जाना शुरू हुआ। तो ये एक विवादास्पद मुद्दा है, इसलिए ये ऑप्शन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि हिंदू विवाह में किसने कम उम्र महत्वपूर्ण माना, तो यानी कि हम देखते हैं तो इसमें ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन है काम, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं हम। तो पहला ऑप्शन है धर्म का पालन के आधार पर, दूसरा है प्रजनन के आधार पर, तीसरा काम के आधार पर, कि कम उम्र को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन के आधार पर यदि बात करें तो धर्म का पालन करना, यानी विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, धर्म का पालन करना। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है क्योंकि कम उम्र की बात की जा रही है। तो यहाँ धर्म का यदि पालन किया जाए तो किसी भी उम्र में किया जा सकता है। तो खैर, तो ये पहला ऑप्शन इसलिए कटता है। दूसरा ऑप्शन है क्या, प्रजनन यानी संतानोत्पत्ति महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो ये भी लगभग किसी भी उम्र में किया जा सकता है, कम उम्र इसमें आवश्यक नहीं है, तो ये भी ऑप्शन कट जाता है। काम वासना के आधार पर यदि बात किया जाए तो भोग विलास, तो ये सही उत्तर है, भोग विलास को कम महत्व दिया गया। हाँ, और वो जो है धर्म और अर्थ के नीचे रहती है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है, ठीक है। और बाकी जो है चौथा ऑप्शन तो गलत ही है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, तो भारत में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित किया गया। तो बाकी के सारे ऑप्शन, ये जो 1948 कुछ नहीं गलत है, 52 भी गलत है, 1955 सही हो गया, हिंदू विवाह अधिनियम, 1961 गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न आते हैं कि कास्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो कास्ट शब्द जो है वो आपका पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। और बाकी के जो सारे ऑप्शन दिखा रहे हैं यहाँ पे चारों, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो पहला कहा जा रहा है संस्कृत। तो संस्कृत क्या है कि भारतीय ये शब्द है, और ये जो संस्कृत है तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो जाति या वर्ण से संबंधित शब्द है। उसके बाद क्या है दूसरा लैटिन, तो ये इसका कोई स्रोत नहीं मिलता है कास्ट से संबंधित। तो उसके बाद क्या है पुर्तगाली भाषा, तो पुर्तगाली ही कास्टा से बना हुआ शब्द है, कास्टा से लिया गया, जिसका अर्थ क्या है शुद्ध या अमिश्रित, यानी कोई मिलावट नहीं, एक जाति के प्रति। और फारसी तो खैर इसका कोई मूल नहीं है इसके प्रति। आगे आते हैं। अगला प्रश्न MN श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति क्या है, तो हम ऑप्शन पे देखें। पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है ना। तो राजनीतिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली जाति, ठीक। MN श्रीनिवास के अनुसार क्या प्रभु जाति क्या चीज़ है, तो ये क्या है एक शक्तिशाली जाति है, किस रूप में, तो राजनीतिक और आर्थिक दोनों रूपों में शक्तिशाली जाती है। अब हम आते हैं यदि अन्य ऑप्शन पर ध्यान दें, तो पहला ऑप्शन है क्या उच्चतम कर्मकांड जाति, दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली जाति, तीसरा ऑप्शन है आपका क्या सबसे अधिक शिक्षित वर्ग, यह मानदंड माना नहीं जाता है, और चौथा ऑप्शन जो है जनजातीय समूह, ठीक है। तो देखिए जनजातीय समूह इससे कोई संबंध नहीं है, किसका प्रभु जाति का, ठीक है। हम थोड़ा सा प्रश्न को अच्छे से देख लेते हैं। प्रभु जाति का जो अर्थ है श्रीनिवास के अनुसार, तो ये जनजातीय ये समूह नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या सबसे अधिक शिक्षित जाति, तो ये भी नहीं है, ये मानदंड में नहीं उतरते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर ए है कि ब्राह्मण हो सकते हैं लेकिन प्रभु जाति नहीं हो सकते, तो ये भी गलत है ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न की हम बात करें तो परंपरागत रूप से वर्ण भारतीय जाति व्यवस्था में कौन सा नहीं माना जाता है, तो वर्ण के रूप में नहीं है ना। तो हम ऑप्शन पे देखें तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन दलित है। यहाँ नहीं से प्रश्न पूछा जा रहा है, बाकी सारे वर्ण के रूप में होंगे। देखिए वर्ण में आपका 4 वर्ण है, तो ब्राह्मण भी है। 4 वर्णों में प्रथम वर्ण, दूसरा वर्ण जो वैश्य है ये आपका तृतीय वर्ण है, और उसके बाद सी जो ऑप्शन है शूद्र है, ये 4 वर्णों में चौथा वर्ण है। किंतु दलित जो है ये आपका आधुनिक शब्द है, ये 4 वर्णों में से नहीं आते हैं।
और अनुसूचित जाति के लिए इसे काउंट किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है कि संस्कृतिकरण का अर्थ क्या है। तो संस्कृतिकरण के अर्थ के बारे में यदि हम देखें तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही है कि निम्न जातियों द्वारा उच्च जाति की प्रथाओं को अपनाना ही क्या कहलाता है, संस्कृतिकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम इसमें सारे ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, उच्च जातियों द्वारा जनजातीय प्रथाओं को अपनाना, ये क्या कहलाएगा। तो हम उच्च से निम्न की ओर आ रहे हैं तो ये विपरीत प्रक्रिया कहलाएगी, तो इस तरह से ये नहीं है। उसके बाद निम्न जातियों द्वारा उच्च जाति की प्रथाओं को अपनाना, तो ये परिभाषाएं किसकी तरफ से दी गई थी। तो श्रीनिवास की अवधारणा थी कि सामाजिक गतिशीलता की ये प्रक्रिया है कि निम्न से हम उच्च की ओर जाते हैं। ये बात भी सही है, कोई भी चीज़ निम्न से उच्च की ओर ही जाता है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा को अपनाना। ये ज़रूरी नहीं है केवल भाषा नहीं अपनाना, बल्कि सारी चीज़ों को अपनाना है। संस्कृतिकरण के अंतर्गत सभी चीज़ आएंगे, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, सभी चीज़ें, उसमें भाषाएं भी शामिल हो जाएंगी। अगला हम ऑप्शन देखते हैं कि गाँव से नगर की ओर प्रवचन करना। तो ये क्या चीज़ है, ये नगरीकरण है, ये संस्कृतिकरण का कोई मैटर नहीं है, तो इसलिए ये भी कट हो जाता है और ये भी कट हो जाता है। ठीक है, हम अगला प्रश्न की बात करें अगर, तो किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति केरल से हुई थी, है ना। तो केरल से जो उत्पत्ति हुई थी शास्त्रीय नृत्य, तो फैक्ट्स पूछा जा रहा है सीधा, कथकली। बाकी के सारे ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो आपका क्या है कि कथक कहाँ, तो ये उत्तर भारत से संबंधित है, स्पेशली उत्तर भारत से संबंधित में उत्तर प्रदेश भी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कथकली जो है ये केरल का पारंपरिक क्या है, नृत्य नाटक है। उसके बाद ओडिसी, तो ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है, आप नेम से याद रखेंगे, ओडिसी, ओ फॉर ओडिशा। ठीक है, उसके बाद मणिपुरी, तो ये भी आपका स्टेट नेम वाइज है। ठीक है, मणिपुरी मणिपुर से। तो खैर अगला हम प्रश्न देखते हैं कि हिंदू संस्कृति में किस नदी को सबसे क्या माना गया, पवित्र माना जाता है। तो हिंदू संस्कृति में एकमात्र नदी जिसे गंगा नदी कहते हैं हम, पवित्र माना गया है। और इसके सभी ऑप्शन पे अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन क्या है, यमुना। ठीक है, तो यमुना क्या पवित्र नदी है, लेकिन ये गंगा से कम पवित्र मानी जाती है। ठीक, उसके बाद इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है नर्मदा नदी, तो नर्मदा भी नदी पवित्र मानी जाती है। वैसे यदि बात करें हम तो सारी नदियाँ पवित्र मानी जाती है, ठीक है, हिंदू संस्कृति के अंतर्गत देखा जाए, लेकिन यहाँ जो प्रश्न है वह है सबसे अधिक या सबसे पवित्र मानी जाती है, तो ये प्रश्न का मुख्य पॉइंट है। बाकी सारी नदी ही पवित्र होती हैं। ठीक है, तो गंगा सबसे पवित्र, यानी इसलिए इसे नाम क्या दिया गया, माँ गंगा नाम दिया गया, माँ गंगा के रूप में इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका गोदावरी, तो दक्षिण भारत की जो है ये पवित्र नदी है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, भारतीय संस्कृति की विशेषता यहाँ पर कौन सी नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन में क्या है, ये पहला उत्तर ही आपका है, सिर्फ भौतिकवाद को वो भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं कही गई है, बल्कि यदि देखें हम तो निरंतरता और परिवर्तन। दूसरा ऑप्शन के आधार पर यदि बात करें तो विविधता में एकता और आध्यात्मिक उन्मुखीकरण, ये सबके सब क्या है, तो भारतीय संस्कृति की विशेषता है। और आपका भौतिकवाद जो है ये आपका नहीं है। ठीक है, तो हम इसके सब को व्याख्या के रूप में देखें अगर, तो निरंतरता और परिवर्तन क्या चीज़ें हैं, तो भारतीय संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता के रूप में देखी जाती है कि भारतीय संस्कृति निरंतर चली आ रही है लंबे समय से। ठीक है, उसके बाद हम अगला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वो क्या कह रहा है कि विविधता में एकता। तो भारत में विविधता में एकता देखने को मिलती है, हर थोड़े थोड़े दूर पर हर चीज़ चेंज हो जाता है, भाषा, वेशभूषा, सभी स्टेट्स के लगभग अलग अलग होते हैं, तो विविधता में एकता भी है, ये विशेषता के रूप में देखी जाती है। उसके बाद क्या है, आध्यात्मिक उन्मुखीकरण में क्या है कि मूल विशेषता। ठीक है, तो सभी क्षेत्रों के अपने अपने आध्यात्मिक जो शिक्षाएँ हैं, धार्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा सब अलग अलग हैं, इस वजह से ये भी हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अन्य पिछड़ी जातियाँ ओबीसी का प्रयोग किस संवैधानिक संदर्भ में हुआ है। तो यहाँ पर संवैधानिक संदर्भ की बात की जाती है, तो देखते हैं क्या है कि आरक्षण नीति के तहत किया गया है। ऑप्शन इसका बी सही उत्तर होगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन पे देखेंगे तो पहला मौलिक कर्तव्य, तो ये तो गलत हो गया, ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। दूसरा क्या है कि ये आरक्षण नीति, तो ओबीसी को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण के संदर्भ में बात की जाती है, तो हाँ ये सही है। उसके प्रस्तावना में तो ये नहीं बात रखी गई। और ऑप्शन नंबर डी की यदि हम बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो आंशिक रूप से सही मानी जाएगी, किंतु आरक्षण नहीं है। इसमें जो भी चीज़ें कार्य की जाएगी वो सरकार अपने जब क्या बोलते हैं, यानी कि सरकार जब सबल होगी तब उसके बाद आरक्षण प्रस्तुत करेगी, तो इस प्रकार से ये वाली भी ऑप्शन नहीं हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन सही है, वो आरक्षण नीति ही सही है। ठीक है, हम अगला प्रश्न की बात करें तो भारत में कौन समुदाय परंपरागत रूप से बुनाई में, यानी कि बुनाई से संबंधित है या बुनाई से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन इसका सही होगा आपका जुलाहा। ठीक है, पहला ऑप्शन की बात करें हम तो यादव है, दूसरा है जुलाहा, तीसरा है कुर्मी, चौथा है रविदास। तो सभी के हम देख लेते हैं कि कौन सा जो समुदाय है किस परंपरागत रूप से कार्य में जुड़ा हुआ है, यानी कि किस किस तरह के कार्य परंपरागत रूप से करते हैं। तो पहला यादव है, जिनका मुख्य कार्य क्या है, पशुपालन से जुड़े हुए हैं। ठीक है,
उसके बाद आपका जुलाहा है, ये परंपरागत रूप से बुनकर जो बेसिकली बात किया जाए तो मुस्लिम समाज से जुड़े हैं। और उसके बाद क्या है कुर्मी, तो कुर्मी क्या कृषक समुदाय से जुड़े हुए हैं। उसके बाद है रविदास, तो ये चर्मकार समुदाय से जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न की बात करें हम, तो भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, तो इसे देखते हैं हम। तो इसका सही उत्तर क्या है, पहले उत्तर की बात करें हम, तो राज्य द्वारा सभी धर्मों के लिए सम्मान रखा गया है। तो यानी कि सभी धर्मों को समानता का अधिकार दिया गया है। उसके बाद अगर हम ऑप्शन ए पर देखें, तो पहला ऑप्शन क्या है कि समाज में धर्म की अनुपस्थिति, तो ये समाज में धर्म की अनुपस्थिति कहाँ, तो भारत में नहीं बल्कि पश्चिमी ये अवधारणा है, यानी यूरोपियन अवधारणा है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में तो हमारा ये हो गया कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का सार, तो ये इसमें सार के रूप में क्या है, सर्वधर्म समभाव, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन है कि हिंदुत्व राज का धर्म, तो यह ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि भारतीय संविधान में ऐसी व्याख्या नहीं की गई। भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया था। और उसके बाद चौथा ऑप्शन जो है वो आपका सिर्फ एक धर्म की तरक्की, तो ये भी ये गलत है क्योंकि भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें, तो वैश्वीकरण के युग में भारतीय समाज को कौन सी चुनौती यानी भारतीय समाज की, तो हम पहला ऑप्शन ही देखते हैं, सही है, वह सांस्कृतिक एकरूपता। सांस्कृतिक रूप से भारत में सभी स्थानों पर एकरूपता की बात की जाए तो ऐसी स्थिति नहीं है, किंतु भारत में जो है वो आपका पश्चिमीकरण जो है ये प्रभावित करती है, भारतीय संस्कृति को खतरे में डाली हुई है ना, किंतु ऐसा है नहीं, वास्तविकता ऐसी नहीं है, अभी भी भारतीय संस्कृति काफ़ी अच्छी है। तो वैश्वीकरण किससे स्थानीय संस्कृति पर खतरा ऐसा लगता है, किंतु वास्तविकता नहीं है। चलिए ठीक है, आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं दूसरा ऑप्शन की बात करें, तो सिर्फ जातिगत भेदभाव, तो ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि यह पुरानी समस्या रही है। उसके बाद ग्रामीण पृथकता, तो ये वैश्वीकरण से कम ही है, तो गाँव में भी अलगाव काफ़ी कम ही अब देखने को मिलता है। उसके बाद हम आते हैं कि संचार प्रौद्योगिकी का ह्रास, तो ये भी गलत है, ठीक है। अगला ऑप्शन है अगला प्रश्न है, भारत में सुधार आंदोलन का उदाहरण, यानी तो किस रूप में सुधार आंदोलन की बात की जाए वह आपका तो आर्य समाज के रूप में, ठीक है। तो हम ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है असहयोग आंदोलन। तो ये असहयोग आंदोलन किस रूप में सुधार आंदोलन की गई थी, तो वह राजनीतिक सुधार की बात थी देश के अंदर कि हम जो है विदेशी शासन का सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चलाई गई जो आंदोलन थी वह, उसमें जो भूमिकाएँ थी कि हम राजनीतिक रूप से जो विदेशी शासन है उसका सहयोग नहीं करेंगे, तो ठीक है असहयोग आंदोलन। तो ये ऑप्शन क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग नहीं है, यहाँ समाज सुधार की भारत में सुधार आंदोलन का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे समाज से संबंधित सुधार आंदोलन का उदाहरण है, इसलिए यहाँ पे आर्य समाज ही सही है, ठीक है ऑप्शन। दूसरा जो है आर्य समाज के प्रति, तो हम देखते हैं सुधार आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया था, तो वह थे स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, ठीक है। तीसरा ऑप्शन बात करें हम तो भारत छोड़ो आंदोलन, तो यह भी राजनीति से संबंधित था, दोनों एक ही दौर की घटनाएं हैं जिसमें क्या सहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। और तीसरा क्या है स्वदेशी आंदोलन, ये भी उन्हीं से संबंधित है, ये पहले हुआ था सबसे पहले। हम तीनों के अगर डेट की बात करें तो असहयोग आंदोलन जो है आपका 1920 में, उसके बाद 1920 में ये खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों साथ साथ, और भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में, ठीक है। और उसके बाद आपका स्वदेशी आंदोलन 1916 में, तो सबसे पहले यहाँ पर 1916 में स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न की बात करते हैं, तो हिंदू विवाह की कौन सी विशेषता नहीं है निम्न में से, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन की बात करें तो धार्मिक प्रकृति, दूसरा अस्थायी संबंध, तीसरा क्या है धार्मिक उत्सव, और चौथा है सामाजिक स्वीकृति। तो जो सही उत्तर है वह आपका इनमें से कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है कि हिंदू विवाह जो है उसकी विशेषता इनमें से नहीं है, वह कौन सी नहीं है, तो हिंदू विवाह अस्थायी और पवित्र बंधन है किंतु अस्थायी नहीं है। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया अस्थायी, यहाँ तक तो उत्तर सही था कि पवित्र बंधन है, ठीक है, किंतु अस्थायी नहीं। अब हम इसके सभी ऑप्शन को देखते हैं, तो पहला क्या, क्योंकि सारी ऑप्शन जो है इसकी विशेषता है, जो नहीं है वो यही है कि अस्थायी नहीं है, ठीक है। तो हम इसके जो सारे ऑप्शन उनमें देखते हैं, पहला क्या है कि विवाह संस्कार, तो ये ऑप्शन सही है कि हिंदू विवाह की जो एक विशेषता है वो है विवाह संस्कार। दूसरा ऑप्शन क्या है कि विवाह धार्मिक अनुष्ठान है, तो ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि समाज द्वारा मान्य किया जाता है, तो ये तीनों सही है, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें हम तो प्रश्न नंबर 34, ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत लड़की के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या है, यानी न्यूनतम उम्र सीमा क्या रखी गई है, तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधा सीधे देखते हैं 18 वर्ष, ठीक। और लड़कों की जो उम्र है वो आपका 21 वर्ष, बाकी के सारे गलत हो जाएंगे। ये ऑप्शन नंबर बी गलत है, 20 वर्ष। उसके बाद सी सही है क्योंकि 18 वर्ष लड़कियों के लिए वैधानिक विवाह आयु रखी गई है, और इससे पहले क्या था तो पुराना आपका 16 वर्ष था, ठीक है। अगला प्रश्न है, थोड़ा हम इस पर और गौर कर लेते हैं,
कि 2021 में प्रस्तावित संशोधन में इसे बदल दिया गया है। ठीक है, तो बदला क्या गया है कि 21 वर्ष करने की बात की गई थी, लेकिन वर्तमान में ये 18 वर्ष ही है मान्य है। ठीक है, पहले 21 वर्ष की गई थी बात, लेकिन ये प्रस्ताव जो है पारित नहीं हो पाया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35 कि मुस्लिम विवाह में कौन सा आवश्यक तत्व है। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं क्या है उत्तर। तो उत्तर क्या है कि ईजाब ओ कबूल, यानी प्रस्ताव और स्वीकृति का संचार। एक ही मैटर्स को लेकर के विवाह। ठीक है, तो प्रस्ताव और स्वीकृति यानी कि कबूलनामा, ईजाब ओ कबूल। ठीक है, तो हम ऑप्शन पे देखें, अगर पहला ऑप्शन है कि अनुष्ठान, दूसरा ऑप्शन है मौलवी, तीसरा ऑप्शन है ईजाब ओ कबूल और चौथा ऑप्शन है सिर्फ लिखित समझौता। तीन में से सही उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। बाकी के सारे ऑप्शन देखते हैं कि सरल प्रक्रिया है, तो जो मुस्लिम विवाह है वह सरल प्रक्रिया नहीं है। मौलवी तो आवश्यक नहीं कि यहाँ पर मौलवी का गवाही होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ लिखित समझौता है, तो ये भी ये लिखित समझौता के रूप में नहीं बल्कि मौखिक मान्य है। ठीक है, ये मुस्लिम विवाह संबंध में। अगला क्या है कि हिंदू विवाह में किस स्वरूप को सर्वोत्तम सबसे पवित्र माना जाता है। तो हम देखते हैं क्या है ऑप्शन के आधार पर। तो पहला उत्तर जो है वो आपका ब्राह, ब्राह ये है, सॉरी ब्राह नहीं ब्राह है। और इसमें जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गंधर्व, दूसरा ब्राह है, तीसरा असुर, चौथा राक्षस। तो इसमें जो आपका सर्वोत्तम है वो आपका क्या है, ब्राह है। और उसके बाद हम देखते हैं कि गंधर्व का मीनिंग क्या होता है, वह प्रेम विवाह है। और जो ब्राह है वह क्या है, 8 प्रकार के विवाहों में सर्वोच्च कन्या दान के साथ होता है। उसके बाद असुर जो है वह विवाह के लिए मूल्य है, और राक्षस जो है वह हरण द्वारा विवाह है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा था सर्वोत्तम सबसे पवित्र मान्य, तो इस तरह से ये हो गया पहला सही, सॉरी आपका बी नंबर सही हो गया। बाकी सारे के मीनिंग आप देख सकते हैं। गंधर्व मीन्स प्रेम विवाह होता है, उसके बाद असुर मीन्स विवाह के लिए मूल्य, और राक्षस विवाह जो है वह क्या, हरण द्वारा विवाह प्रक्रिया है। ठीक है, पूरी तरह से अगर हम व्याख्या करें तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। ठीक है, अगला आते हैं कि मेहर क्या है। तो मेहर के बारे में पूछा जा रहा है कि ये क्या चीज़ है। तो हम देखते हैं ऑप्शन पे, सही उत्तर पे तो क्या कहा जा रहा है, वर द्वारा कन्या को दी जाने वाली रकम है मेहर। ठीक है, और ये अब इसमें हम ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है क्या कि कन्या पक्ष द्वारा दहेज है, तो नहीं, मेहर दहेज नहीं होता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है या आपका सही उत्तर भी है कि वर द्वारा दी जाने वाली कन्या को है ना क्या है, रकम है। तो ये किस में चलता है, तो ये स्पेशली ये मुस्लिम विवाह में अनिवार्य रूप से भुगतान किया जाता है। यहाँ पर एक वर्ड है, अनिवार्य रूप से भुगतान किया जाता है। जबकि धार्मिक दान है तो नहीं, ये दान के रूप में नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि राज्य को दिया जाने वाला टैक्स है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गंधर्व विवाह किस प्रकार आधारित है। तो गंधर्व विवाह की हम बात करें तो देखते हैं हम, पहला है ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर है कि प्यार और पारस्परिक सहमति है गंधर्व विवाह। तो हाँ, ये सही उत्तर है। अब हम आते हैं कि इसके ऑप्शन पे बात करते हैं अभिभावक की सहमति। तो गंधर्व विवाह में अभिभावक की सहमति नहीं है। उसके बाद जिसे हम लव मैरिज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी जो है वह आपका वित्तीय लेन देन है, तो ये भी नहीं है। उसके बाद ऑप्शन सी ये सही है क्योंकि यहाँ प्रेम पर आधारित स्वैच्छिक विवाह है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन जो है धार्मिक अनुष्ठान है, तो ये कम महत्व रखता है, इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 39, नगरीकरण को सबसे अच्छी तरह से कौन परिभाषित करता है। तो ऑप्शन की बात करें अगर हम, तो पहला ऑप्शन है वह प्रक्रिया या जिसके द्वारा शहर और नगरों का विकास होता है। तो ऑप्शन पर बात करते हैं हम, पहला ऑप्शन क्या है कि ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि। तो ये नगरीकरण में ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती बल्कि इसका उल्टा होता है, ग्रामीण जनसंख्या में कमी आती है, विपरीत होता है इसमें। क्योंकि जैसे जैसे नगरीकरण होगा तो शहरीकरण में जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी पर अगर हम बात करते हैं तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शहर और नगरों का विकास होता है। हाँ, तो ये सही बात है कि नगरीकरण, ये सही परिभाषा है। नगरीकरण होगा तो शहरीकरण बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा ऑप्शन की बात करें तो गाँव में लोगों का स्थानांतरण होता है, नहीं, गाँव में लोगों का स्थानांतरण नहीं होता बल्कि गाँव से लोगों का स्थानांतरण होता है। तो ये भी गलत हो गया, विपरीत दिशा में जा रही बात। उसके बाद हम आधुनिक क्रियाकलापों का ह्रास देखते हैं। तो आधुनिक क्रियाकलापों का ह्रास नहीं बल्कि ये आधुनिक क्रियाकलापों का उत्थान होता है। ठीक है, तो ये भी इस तरह से ऑप्शन गलत हो जाता है। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। ठीक है, तो हम औद्योगिक क्रांति की बात करें तो सीधा उत्तर की बात करते हैं तो इंग्लैंड में हुई थी। ठीक, पहला नंबर। अब हम इसके सारे ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है जर्मनी, तो जर्मनी में भी औद्योगिकीकरण हुई थी किंतु इंग्लैंड के बाद। उसके बाद क्या, फ्रांस, तो फ्रांस में भी इंग्लैंड के बाद। तो सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। चलिए आगे आते हैं 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41 ठीक है, तो नगरीयता एक जीवन पद्धति है। यह कथन किस व्यक्ति ने कहा था या किसने कहा था। तो एल वर्थ ने कहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन में कई सारे व्यक्तियों के नाम हैं जिनमें मैक्स वेबर है, दुर्खिम है, बर्गेल है, एल वर्थ है। तो सभी ने क्या क्या कहा था थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। तो मैक्स वेबर ने नौकरशाही की बात की थी, तो नौकरशाही पर काम किया था। दुर्खिम ने श्रम विभाजन पर काम किया था। वहीं बर्गेल ने शहरी समाजशास्त्र पर काम किया था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एल वर्थ का क्या कहना था। तो अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ 1938, इस अवधारणा को उन्होंने विकसित किया था।
और अपनी अवधारणाएँ दी थी कि अर्बनाइजेशन जो है यानी शहरीकरण जो है ये एक में यानी कि एक प्रोसेस से चलती है और धीरे-धीरे करके अर्बनाइजेशन सिस्टम लागू हो जाती है। यानी शहरीकरण के रूप में कोई भी जो एरिया है वो पूरी तरह से डेवलप्ड हो जाता है। चलिए आगे आते हैं, अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रारंभिक औद्योगिक क्रांति के इस समय ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या था? तो प्रारंभिक समय में ऊर्जा का मुख्य स्रोत वाष्प हुआ करता था, जिसे हम वेपर कहते हैं, स्पेशली वाटर वेपर, जैसे भाप इंजन, है ना? तो पहले भी हम देखते थे कि जो पहले के समय पूर्व में जो रेलवे चलाया जाता था तो वो क्या भाप इंजन के थ्रू चलती थी, ठीक है? तो चलिए खैर कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा। चलिए बाकी की व्याख्या करते हैं हम लोग। तो जो ऑप्शन है, ऑप्शन के आधार पर क्या क्या सही होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है कि ऊर्जा के स्रोत हैं बिजली, ये स्रोत तो हैं किंतु ये बाद में आए, तो बिजली तो बाद में आई, तो ये भी गलत। दूसरा क्या है, जल ऊर्जा, तो ये भी यूज़ किया जाता है ऊर्जा के रूप में, तो किंतु ये भी पहले थी लेकिन मुख्य रूप से नहीं मानी जाती थी, भाप ऊर्जा का हम यूज़ करते थे, हाँ, जिसे हम स्टीम इंजन भी कहते हैं। स्टीम इंजन और औद्योगिक क्रांति का आधार बना ये स्टीम इंजन धीरे धीरे। और इसके बाद तीसरा जो है सौर ऊर्जा, तो ये वर्तमान दौर में यूज़ किया जाने वाला काफ़ी पॉपुलर ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है, आधुनिक विकास। अगला देखते हैं, प्रोटेस्टेंट आचार की अवधारणा को पूंजीवाद नगरीयकरण से संबंधित किसने कहा था? तो इसमें हम पहला उत्तर देखते हैं कि मैक्स वेबर ने कहा था कि प्रोटेस्टेंट आचार जो है वो आपका पूंजीवाद नगरीकरण से संबंधित है। तो इसके सभी हम ऑप्शन से पहले हम देख लेते हैं किसकी व्याख्या पर। तो पहला ऑप्शन है क्या कि मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर ने क्या कहा, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। प्रोटेस्टेंट लोग जो है वो कैपिटलिज्म यानी पूंजीकरण या पूंजीवाद की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो अपनी व्याख्या दी थी 1905 में दी थी। अब इसमें हम अगला ऑप्शन देखते हैं कि बाकी तीन ऑप्शन में किन व्यक्ति ने क्या कहा था। तो पहला जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि पूंजीवाद की इन्होंने सपोर्ट की थी तो नहीं, बल्कि पूंजीवाद का इन्होंने आलोचना किया था। उसके बाद एमाइल दुर्कीम जो है, एमाइल दुर्कीम ने सामाजिक एकता पर बल दिया था कि समाज को एकजुटता की जाए। उसके बाद क्या है, अगस्त कॉम्टे, तो ये आपका प्रत्यक्षवाद के रूप में यानी कि डायरेक्ट समाज से आप कॉन्टैक्ट रखें, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, ठीक है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक, नगर को प्रथम नियोजित नगर के रूप में माना जाता है। तो ये कौन सा ऐसा नगर है जो नियोजित नगर यानी कि हम कह सकते हैं पूरी प्लानिंग के साथ उस नगर को डेवलप किया गया, तो वो नगर थी आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ दो राज्यों का कैपिटल भी है, हरियाणा और पंजाब का भी, ठीक है। हम इसके सारे ऑप्शंस को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, जयपुर। तो देखते हैं क्या है कि ऑप्शन में बताया जा रहा है जयपुर, किंतु ये सही है। तो देखते हैं क्या है, स्वतंत्रता से पहले ये नगर तो नियोजित की गई थी किंतु 1727 में ये प्लानिंग के तहत बनाया गया था, किंतु अभी नहीं। यहाँ पे कहा जा रहा है स्वतंत्रता के पश्चात किस नगर को डेवलप किया गया था, तो ये नहीं है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी क्या है, अहमदाबाद। तो ये स्वाभाविक विकास इसका धीरे धीरे खुद ब खुद हो गया, इसे कोई डेवलप नहीं किया गया था। उसके दिल्ली, तो दिल्ली जो है पुरानी और नई दिल्ली, ये आपका दोनों का डेवलपमेंट जो है वो आपका देखने को मिलता है कब, तो स्वतंत्रता से पूर्व ही देखने को मिलता है। अब हम आते हैं कि चंडीगढ़ के बारे में। तो ली कोर्बुजिए और द्वारा डिज़ाइन किया गया था, इसे सन 1950 में डिज़ाइन किया गया था। तो स्वतंत्रता के बाद इसे डिज़ाइन किया गया था। अगला प्रश्न की बात करें, स्मार्ट सिटी मिशन भारत में किस वर्ष शुरू किया गया, लागू किया गया, ठीक है। तो 2015 में इसे लागू किया गया। तो बाकी ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, सब गलत हो जाएंगे ऑप्शन, सीधे 2012, 14 सब गलत है। सीधे हमें याद रखना क्या कि 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसे शुरू की गई थी, ठीक है। 2016 भी गलत है, कोई इसमें व्याख्या नहीं करनी है। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 46, औद्योगिकीकरण का सकारात्मक सामाजिक प्रभाव कौन सा है। तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन। तो उत्तर इसका सही है कि साक्षरता और शिक्षा में वृद्धि लाना, जिससे औद्योगिकीकरण जो है उसमें आपका क्या हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है कि औद्योगिकीकरण से शिक्षा की मांग बढ़ी है और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है। आगे आते हैं हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। तो ये नकारात्मक प्रभाव है कि औद्योगिकीकरण से बेरोजगारी में वृद्धि क्यों होगी भाई, जैसे जैसे औद्योगिकीकरण होगा तो कहीं ना कहीं रोजगार में भी वृद्धि देखी जाएगी, ठीक है। अगला ऑप्शन जो है वो आय में अंतर देखने को मिलता है, तो ये भी नकारात्मक प्रभाव है, इसमें इफेक्टेबल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपका ऑप्शन डी जो है वह है पर्यावरण क्षरण। तो ये भी नकारात्मक प्रॉब्लम है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तो सब में कुछ ना कुछ प्रभाव रहा है, ठीक है। अगर यदि व्याख्या वाला प्रश्न हो तो फिर इसमें आपको बताना पड़ेगा कि रियल में और जैसे ऑप्शन बी जो है कि बेरोजगारी में वृद्धि हुई है, तो हाँ कुछ ना कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे अभी न्यू डेवलपमेंट में एआई इंटेलिजेंस का जैसे वृद्धि हो रहा है, तो ये आपका बेरोजगारी में वृद्धि करने में सहायक होगा, किंतु इसका ऑप्शन भी निकलेगा, ठीक है। जैसे आय में अंतर की अगर बात करें तो कुछ लोगों की आय काफ़ी ज़्यादा, जैसे हम कह सकते हैं अमीरों से अमीर बनते हैं, गरीबों से गरीब ही बह जाते हैं, तो फिर ये भी एक है। पर्यावरण क्षरण भी देखते हैं कि शहरी डेवलपमेंट के आधार पर यदि बात करें तो पर्यावरण का विनाश भी हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। खैर ये एक मुद्दे की बात है, लेकिन आपका जब ऑप्शनेबल क्वेश्चन हो
तो सीधे फैक्ट्स की बात की जाती है। तो फैक्ट्स में आप सारे ऑप्शन को चूज़ नहीं कर सकते, जो 100% करेक्ट होगा वही ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें हम, तो भारत में रेलवे, टेलीग्राफ, आधुनिक डाक व्यवस्था का उदाहरण है। तो ये कहाँ से आया, यानी कि ये भारत में शुरुआत कैसे हुई? तो ये पश्चिमीकरण का उदाहरण है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला ऑप्शन की बात करें तो वैश्वीकरण, दूसरा ऑप्शन आधुनिकीकरण, तीसरा पश्चिमीकरण, चौथा है आपका नगरीकरण। ठीक है, तो हम ऑप्शन के आधार पर देखें तो वैश्वीकरण तो आधुनिक अवधारणा है वैश्वीकरण का, किंतु रेलवे, टेलीग्राफ, आधुनिक डाक व्यवस्था ये सारे आधुनिकीकरण में जुड़े हुए हैं, किंतु ये आए कब? तो वो पश्चिमीकरण के तहत देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसे आपका जो स्थापित करने का जो मूल श्रेय है वो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका ही है। उसी समय के सारे और यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट रहे हैं रेलवे, टेलीग्राफ, आधुनिक डाक व्यवस्था आदि। तो इसका सीधा सीधी उत्तर तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ये औपनिवेशिक काल में पश्चिमी तकनीक, ये वेस्टर्न टेक्निक रही है, और उसके बाद शहरीकरण में भी इनकी भूमिका रही है, और वैश्वीकरण में देखने की इसकी भूमिका रही है। तो आधुनिकीकरण में काफ़ी ज़्यादा इसकी भूमिका बढ़ चुकी है, ये सारे ट्रांसपोर्टिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आधार पर। ठीक है, इसमें कंप्यूटर भी आप जोड़ सकते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट आदि सारी चीज़। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो भारतीय संविधान पश्चिमी प्रभाव को किसके द्वारा दर्शाता है? तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन कहा जा रहा है कि सभी को दर्शाता है। तो ऑप्शन को जरा देख लेते हैं कि उत्तर जो है सभी को दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन है कि मौलिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन है संसदीय तंत्र, तीसरा ऑप्शन है कानून का शासन। तो ये तीनों को दर्शा रहा है। तो देखते हैं कहाँ से। तो पश्चिमी प्रभाव के आधार पर बात की जा रही, तो हम देखते हैं पश्चिम के देश अमेरिका। तो अमेरिका में संविधान से क्या, अमेरिकी संविधान से क्या लिया हमने? तो मौलिक अधिकार लिया। उसके बाद संसदीय तंत्र, तो ये कहाँ से लिया हमने? तो ब्रिटेन से लिया, ब्रिटिश शासन प्रणाली से। ठीक है, उसके बाद कानून का शासन, ये भी हमने ब्रिटिश से लिया। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं सभी पश्चिमी प्रभाव हैं भारत में। भारत में जो संविधान है वो बोरोइंग है। ठीक है, कर्ज लिया हुआ बताया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। चलिए आगे आते हैं कि अगला प्रश्न है कि पश्चिमीकरण की अवधारणा का मूल रूप से किस पर केंद्रित रही है? ठीक है, तो हम ऑप्शन की बात करते हैं। पहले उत्तर देखते हैं सांस्कृतिक परिवर्तन की बात। सांस्कृतिक परिवर्तन, ठीक है, मूल रूप से इसकी अवधारणा ये मूल रूप से इन्हीं पर केंद्रीकृत है। तो बाकी के जो ऑप्शन होंगे उनमें से तो कुछ गलत होंगे और कुछ जो है सीधा फैक्चुअल बात रहेगी। ठीक है, तो हम देखते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता। तो पश्चिमीकरण की अवधारणा राजनीतिक स्वतंत्रता के रूप में नहीं थी भारत में स्पेशली। ठीक है, वो उनके देश में तो था किंतु भारत में नहीं। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो आर्थिक सुधार, तो आंशिक रूप से था, किंतु ये आंशिक रूप से था, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी तो सुधार हुई थी भारत में जब पश्चिमीकरण स्थापित था यहाँ पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ जब शासन कर रही थी, किंतु पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हम, इसलिए आंशिक रूप से। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन ये सही है क्योंकि सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहा था। तो श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमी मूल्यों, यानी पश्चिम देश के जो मूल्य थे वो यहाँ पर देखने को मिलता था, उसका प्रभाव था। संस्थाओं और जीवन शैली ही को भारतीयों ने अपनाया हुआ था, आज भी इससे कुछ कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं। और धर्मांतरण तो ये तो नहीं। खैर, अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? तो ये देखिए स्पेशली दो बातें रखें हम कि भारतीय राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने में और एक चुनौती क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शन की बात करते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है कि भाषाई विविधता भारत में काफ़ी ज़्यादा है। हाँ, भारतीय संविधान में तो खुद 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। तो भाषाई विविधता देखने को मिलती है भारत में। तो 22 संवैधानिक भाषाएं हैं जिनमें सैकड़ों बोलियां अलग से हैं। भाषाओं के आधार पर भारतीय सभी राज्यों का गठन हुआ है। ठीक है, तो कुछ कुछ अलगाव भी देखने को मिलते हैं भाषा के प्रति, कुछ कुछ कहीं कहीं पर, किंतु फिर भी हम भारतीय रूप से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, बाकी के सारे ऑप्शन में अगर हम बात करें तो धार्मिक सहनशीलता, तो धार्मिक सहनशीलता में यह एक सकारात्मक पहलू है कि कभी कभी कुछ ऊंच नीच होता रहता है। उसके बाद क्या है, तीसरा आर्थिक समानता चुनौती है किंतु मुख्य रूप से ये चुनौती नहीं मानी जाती। उसके बाद सांस्कृतिक एक उत्सव, तो एकता में योगदान है भारत में। ठीक है, उसके बाद हम अगला प्रश्न की बात करें तो भारत को धर्मनिरपेक्ष किस अनुच्छेद द्वारा घोषित किया गया है? तो सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, अनुच्छेद 25 के द्वारा। ठीक, बाकी के सारे अनुच्छेद जो दिए हुए हैं उसके बारे में हम देखते हैं पहले। तो पहला अनुच्छेद 14, दूसरा अनुच्छेद 15, तीसरा अनुच्छेद 25 और चौथा अनुच्छेद 1। ठीक, तो हम देखते हैं सबसे पहले हम 1 से शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा जा रहा है कि संघ और राज्य क्षेत्र, यानी कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। विभिन्न राज्य मिलाकर के, जैसे हम बात करें कि सारे 28 राज्य, 7 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये सभी मिलकर के क्या बनते हैं, भारत बनते हैं। तो पहला ऑप्शन हो गया। उसका दूसरा जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद 25, इसकी बात करें अगर हम तो अंतःकरण, ठीक है, यानी कि अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आप धर्म को जिस भी प्रकार से माने, ठीक है, और आचरण करें और प्रचार करें, इसके लिए जो स्वतंत्रता है हमारे भारतीय संविधान के तहत दी गई है वो अनुच्छेद 25 के तहत दी गई है। उसका तीसरा जो है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप अनुच्छेद 15, वो भेदभाव का निषेध करती है, यानी कि एक दूसरे के प्रति भेदभाव, क्योंकि भारतीय संविधान सभी को समानता का अधिकार रखती है। या भेदभाव किस प्रकार की भेदभाव की बात की जा रही है,
जैसे भाषा है, धर्म है, जाति है, रंग है, वेश है, भूषा है, ठीक है, इस आधार पर। और उसके बाद समानता तो है ही है, खैर अनुच्छेद 14। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो हम देखते हैं ऑप्शन, इसका सही उत्तर क्या है पहला, तो ऑप्शन है बी, और इसका सही उत्तर भी बी है, ठीक। कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है मार्क्सवादी सिद्धांत का केंद्र रहे। उन्होंने अपना एक अलग न्यू थ्योरी दिया था समाज के प्रति कि किस प्रकार का समाज होना चाहिए। कैपिटलिज्म के विरोध में रहे वो, और इतिहास वर्ग संघर्ष का उनका इतिहास रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम कि बाकी के सारे ऑप्शन पे देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है, मैक्स वेबर। तो इन्होंने क्या कहा, तो स्तरीकरण का बहुआयामी दृष्टिकोण दिया। समाज के कई सारे स्तर होते हैं और उसके बहुआयामी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया, तो मैक्स वेबर ने किया। उसके बाद हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो दुर्खिम, ये सामाजिक एकता पर ध्यान देते हैं, समाज को एक स्वरूप में लाना है। उसके बाद अगस्त कॉम्टे, ये प्रत्यक्षवाद का संस्थापक रहे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 53 पर 53। तो वेबर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण किस पर आधारित है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, वर्ग परिस्थिति और दल, ठीक है। तो ऑप्शन की बात करें अगर हम, तो वर्ग परिस्थिति दल कहाँ है, आपका ऑप्शन नंबर डी में है। एक बार हम इसको पहले देख लेते हैं अच्छे तरीके से। तो वेबर का त्रिआयामी मॉडल है। वेबर ने 3 स्टेप में अपने मॉडल को प्रस्तुत किया उन्होंने। तो इसमें हम मॉडल की बात करें तो पहला है क्या, आर्थिक वर्ग के आधार पर, दूसरा है सामाजिक परिस्थिति के आधार पर, तीसरा है राजनीतिक परिस्थिति के आधार पर या राजनीतिक दल के आधार पर। तो हम देखते हैं इसमें क्या, आर्थिक इकोनॉमिक, सामाजिक सोशलिज्म, और राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स ESP के आधार पर आप याद रखेंगे। त्रिस्तरीय मॉडल दिया किसने, वेबर ने, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आगे, बाकी के सारे ऑप्शन को देखते हैं एक लाइन से। तो पहला क्या ऑप्शन कि सिर्फ शिक्षा, तो ये एक आयाम है, शिक्षा आपका सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं हो सकता, ठीक है, एक बेस जरूर है। उसके बाद दूसरा क्या, सिर्फ संपत्ति, तो ये भी एक आयाम है भाई, इससे समाज केवल संपत्ति होने से डेवलप नहीं हो पाएगा। और तीसरा ऑप्शन जो है सिर्फ धर्म, तो ये भी नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें हम तो देखते हैं क्या है, प्रश्न है पंचायती राज्य व्यवस्था किस वर्ष प्रारंभ की गई, ठीक। तो यहाँ सीधे उत्तर 1959 में, बाकी के सारे ऑप्शन में ए और बी दोनों गलत है। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से पंडित नेहरू ने इसे शुरू किया था, ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन गलत। सीधे आते हैं प्रश्न नंबर 55 पर, एकीकृत बाल विकास सेवा, ठीक है, ICDS कब प्रारंभ किया गया, ये भी सीधे उत्तर पर आते हैं 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक है, बाकी के सारे उत्तर गलत हैं, ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है पंचायती राज्य द्वारा ग्राम स्वराज कौन चाहता है, ठीक है। तो हम देखते हैं पंचायती राज्य की जो व्यवस्था है वो किसका सपना था, गांधी जी का सपना था, ठीक है। अब इसके ऑप्शन पे ध्यान देते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका विनोबा भावे, दूसरा ऑप्शन है गांधी जी, महात्मा गांधी, ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो है आपका जवाहरलाल नेहरू, और चौथा ऑप्शन है काका कालेलकर। तो हम सबसे पहले उत्तर वाले पार्ट को देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर बी क्या कहा जा रहा है, और प्रश्न से रिलेट क्या है। तो प्रश्न कहा जा रहा है पंचायती राज्य द्वारा ग्राम स्वराज, है ना, कौन चाहते थे, तो गाँव को ही अपना स्वराज चाहना, सभी गाँव अपने स्वराज को पाए, हाँ, और उसमें सरकार बना करके अपनी शासन प्रणाली चलाए। तो ये तो महात्मा गांधी का एक सपना था जो बाद में साकार भी हुआ, ठीक है, 1959 में। और इसमें देखते हैं क्या कि ग्रामीण स्वराज और विकेंद्रीकरण के प्रबल समर्थक रहे गांधी जी। उनका कहना था कि जो शासन है उसकी शक्ति वो डिस्ट्रीब्यूट हो, यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हो कि ग्रामीण स्तर तक डिस्ट्रीब्यूट हो, खैर ठीक है। अब ऑप्शन नंबर ए में क्या है, तो विनोबा भावे। तो विनोबा भावे का योगदान क्या रहा, तो भूदान आंदोलन चलाया स्वतंत्रता के बाद इन्होंने, ठीक है। जो भी ज़मींदार आदि थे तो उनसे ज़मीनों को लेकर के किसानों और भूमिहीन लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी जो है वह आपका जवाहरलाल नेहरू। तो ये केंद्रीय योजना पर इन्होंने जोर दिया था भारतीय समाज को सुदृढ़ करने के लिए। उसके बाद काका कालेलकर जो है इन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित की थी। अगला प्रश्न की बात करें तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष लागू हुआ, तो ये भी सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1993 में, ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY अक्टूबर 1993, ठीक है। अगला प्रश्न है सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था कौन सी नहीं है इनमें से, तो हम सीधे उत्तर की बात करते हैं तो राज्य व्यवस्था सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था नहीं है, तो बाकी के सारे जो व्यवस्थाएं हैं वो स्तरीकरण के पार्ट हैं, ठीक, हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं ऑप्शन पे, तो पहला ऑप्शन है क्या है, जागीर व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है वर्ग व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन है जाति व्यवस्था। क्योंकि ये वाले पार्ट तो नहीं है इसलिए ये तो सही हो गया उत्तर में। बाकी के हम ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला क्या है, जागीर व्यवस्था। तो जागीर व्यवस्था कैसी थी, तो सामंती स्तरीकरण यानी ई स्टेट सिस्टम था जिसमें जागीरदार के पास भूमि हुआ करती थी बड़े बड़े, ठीक है। दूसरा क्या है, ये वर्ग व्यवस्था, तो आर्थिक सुधार पर स्तरीकरण, आर्थिक सुधार करने के लिए स्टेप वाइज बांटा गया था। उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है आपका वह जाति व्यवस्था, हाँ,
जन्म आधारित स्तरीकरण। तो जाति व्यवस्था क्या है? जन्म आधारित स्तरीकरण है। उसके बाद हम आते हैं अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो लिंग समानता, हाँ, लिंग समानता सूचकांक किस वर्ष दिया गया? तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो वर्ष 2008 में लिंग समानता सूचकांक दिया गया था। अब हम इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि 2008 में जो लिंग समानता सूचकांक दिया गया था तो क्या क्या बताया गया था। तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स GII, ठीक, UNDP द्वारा सन 2010 में पेश किया गया और भारत में विभिन्न सूचकांक के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया। और कब किया गया? तो 2008 में प्रस्तुत किया गया। चलिए अगला प्रश्न की बात करें अगर हम, तो अगला प्रश्न है कि बालिका अधिकार में कौन सा शामिल नहीं है, यानी निम्न में से कौन ऑप्शन शामिल नहीं है? तो ऑप्शन की बात कर रहा है कि अभिव्यक्ति पर निर्भरता, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत हो गया, तो ये अधिकार से संबंधित नहीं है। उसके बाद हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो दुर्व्यवहार से सुरक्षा मूल अधिकार है। उसके बाद उपेक्षा से सुरक्षा, तो ये ऑप्शन है कि मूल अधिकार के रूप में है। उसके बाद मनोरंजन का अधिकार, ये बाल अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है समान परिश्रमिक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो हम ऑप्शन देखते हैं, सीधे उत्तर देते हैं क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। 1976 में, बाकी के सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। अब इसे देखें, समान परिश्रमिक अधिनियम पारित, तो ये क्या चीज़ है? इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976, ठीक है, ये पारित किया गया था 1976 में, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें तो महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा का अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये आपका 2005 में पारित किया गया। हाँ, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, सॉरी, बाकी के सारे उत्तर गलत हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1952 में, बाकी के सारे उत्तर गलत हैं। तो भारत विश्व में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश बना, ये ध्यान रखेंगे, 1952 में। उसके बाद अगला प्रश्न है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये भी फैक्चुअल ही क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ ऑप्शन में हम देखेंगे अदर जो व्यक्ति के नाम दिए हुए हैं, तो इसमें सीधा उत्तर क्या है? KM कपाड़िया ने मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा था, ये तो पता ही है कि KM कपाड़िया। उसके बाद हम अगला ऑप्शन देखते हैं, तो MN श्रीनिवास, तो इन्होंने क्या लिखा था? तो संस्कृतिकरण पर काम किया था, कुछ लिखा नहीं था। उसके बाद योगेंद्र सिंह ने यह आधुनिकीकरण पर काम किया। और उसके बाद SC दुबे ने ग्रामीण समाज पर काम किया। यानी इन सभी ने समाजशास्त्र के प्रति काम किया था, लेकिन इनका कोई पर्सनल पुस्तक नहीं था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि जब एक वर्ग पूरी तरह से आनुवांशिक होती है तो उसे जाति कह सकते हैं? ये किसका प्रश्न है, ये यानी कि किसने कहा था? तो हम देखते हैं कि ये कहा था मैकायर एवं पेज ने कहा था, ठीक है। तो ऑप्शन पे देखते हैं, पहला ऑप्शन सही है कि मैकायर एवं पेज, उनकी पुस्तक सोसाइटी में ये बात कही गई थी कि आनुवांशिक रूप से वह व्यक्ति को जाति कह सकते हैं जो एक ही वर्ग में पूरी तरह से रहता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि इसमें कई सारे और ऑप्शन हैं। जो अगले व्यक्ति हैं रिजले, इनका क्या कहना है कि जाति की निरी जाति परिभाषाएं होती हैं, यानी कि अलग अलग परिभाषाएं होती हैं। उसके बाद क्या है, मैक्स वेबर का कहना है कि स्तरीकरण बहुआयामी रूप से दृष्टिकोण, यानी बहुआयामी दृष्टिकोण रखती है जाति के प्रति। उसके बाद HC कूले, इनका कहना है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा के रूप में जाति को रखा जाता है। तो खैर उत्तर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मैकायर एवं पेज सोसाइटी। अगला प्रश्न है एक अस्त्रीकृत समाज एक मिथक है, ठीक है, और ये किसने कहा था? तो सीधे इसका उत्तर है सोरोकिन ने कहा था। अस्त्रीकृत समाज एक झूठ है या मिथक है। तो इसमें बाकी के सारे ऑप्शन देखते हैं हम। तो सारे ऑप्शन में से हम देखते हैं कि समाज के प्रति ऐसा कोई बात नहीं कहा था, गिजवर्ट ने भी, उसके बाद जॉनसन ने भी, और चौथा ऑप्शन तो गलत ही है, ये दोनों ही कट गया। तो इसका सही उत्तर क्या? सोरोकिन ने, पीटी रिम सोरोकिन इसका पूरा नाम है, पीटी रिम सोरोकिन। इन्होंने कहा कि समाज में, यानी कि सभी समाज स्तरीकृत रूप से बटे हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें हम, तो हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन पुस्तक, ठीक है, के लेखक कौन है? तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? इरावती कर्वे, ठीक है। हम देखते हैं क्या है कि इरावती कर्वे ने नातेदारी और विवाह पर महत्वपूर्ण कार्य किया। इसका दूसरा ऑप्शन है क्या? AR देसाई, तो ये एक मार्क्सवादी समाजशास्त्री थे। उसके बाद नंदेश्वर प्रसाद, ये ऑप्शन में ऐसे ही नाम डाल दिया गया है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है PN प्रभु, ये हिंदू सामाजिक संगठन पर इन्होंने कार्य किया था, बल दिया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय समाज का सामाजिक निर्माण लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का आखिरी उत्पाद है, ठीक है। तो ये कथन किसने कहा था? थोड़ा एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि भारतीय समाज का सामाजिक निर्माण लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का आखिरी उत्पाद है। तो कथन किसका था? TK
उमेन का कहना था। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। बाकी के सारे ऑप्शन में देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है क्या, योगेश अटल, तो इनका क्या है, ये कौन है, ये समाजशास्त्री हैं। दूसरा है क्या, योगेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह आधुनिकीकरण पर बल दिए थे इन्होंने। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है विवेकानंद, ये तो एक आध्यात्मिक नेता थे। तो लास्ट टाइम चौथा ऑप्शन बचता है टीके उमेन, ये क्या, भारतीय समाज की संरचना पर विशेषज्ञ के रूप में इन्होंने रिसर्च की थी और उसके बाद ये व्याख्या दिया था उन्होंने कि भारतीय समाज। अगला प्रश्न है, आर्यों का आक्रमण लगभग कितने वर्षों पूर्व हुआ था, यानी कितने वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, 3500 वर्ष पूर्व। किंतु हम इसमें देखते हैं ऑप्शन के आधार पर। तो पहला ऑप्शन है क्या, 3500 वर्ष पूर्व, ये लगभग है। ठीक है, 1500 BCE या BC या ईसा पूर्व। ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत आगे पीछे देखने को मिलता है। यहाँ 3700 वर्ष पूर्व बताया जा रहा है, दूसरा ऑप्शन बताया जाता है थोड़ा अधिक है, और ये बहुत अधिक माना जाता है और ये अत्यधिक। किंतु इसके आधार पर ये सारे के सारे ऑप्शन कट जाएंगे। एक्चुअल में हमें याद रखना है 3500 वर्ष पूर्व। ठीक है, आर्यों का आक्रमण। अगला प्रश्न जो है वह क्या कि बहुपति विवाह कितने रूप में होते हैं। तो ऑप्शन की बात करें तो ये 2 रूप में होते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है, 2 रूप में होते हैं। अब इसमें देखते हैं हम क्या व्याख्या क्या है कि भ्रातृत्व बहुपति, फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री, और दूसरा अभ्रातृक बहुपति, नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री। ठीक है, और बाकी इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन 3, 4, 5 ये सारे कट हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि धुमकुरिया किस जनजाति में पाया जाता है। तो ये भी सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन है। धुमकुरिया क्या, उरांव जाति में पाया जाता है। अब इसके जो सारे ऑप्शन हैं उसमें थोड़ा हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, क्योंकि जनजाति से कुछ कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो पहला है क्या, मुंडा, तो मुंडा में क्या है, गीती ओड़ा, और दूसरा क्या, गोंड, गोटूल, इसमें पाई जाती है। ये दोनों की जो अलग अलग जातियों के एक विभाजन है, एक तरह से हम कह सकते हैं, और ये संथाल इसमें से नहीं है। उसके बाद ये युवा गृह की संस्थाएं के रूप में देखा जाता है धुमकुरिया। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72, एक विवाह के सिद्धांत से कौन जुड़े हैं। तो विवाह का सिद्धांत किन्होंने दिया था, तो व्यक्ति का नाम है क्या, वेस्टरमार्क ने, एवार्ड वेस्टरमार्क ने विवाह को मूल रूप माना था। उसके बाद बाकी के सारे ऑप्शन में हम बात करें तो ब्रिसफॉल्ट, जिन्होंने मातृ सत्ता पर बात की थी। उसके बाद मॉर्गन, इन्होंने सामूहिक विवाह सिद्धांत की बात की। उसके बाद क्या है, बकोफेन, मातृत्व सत्तात्मक बात की। ठीक है, हम 2 व्यक्ति ऐसे हैं कि मातृत्व पर बात की थी, जिसमें ब्रिफॉल्ट और बकोफेन, किंतु इन्होंने मातृत्व सत्तात्मक समाज की बात की है, और पूरी सामाजिक स्थिति ही मातृत्व सत्तात्मक रूप में चले। अगला प्रश्न की बात करें हम तो बहुपत्नी विवाह किस जनजाति में पाया जाता है। तो ये जनजाति में खस में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बाकी के सारे ऑप्शन देखते हैं। तो पहला संथाल, मुख्यतः इसमें एक ही विवाह देखने को मिलता है। दूसरा बैगा, इसमें एक विवाह ही इसमें भी प्रधान रूप से चलती है। और उसके बाद कदार, इसमें ऐसी कोई व्याख्या नहीं है। और उसके बाद क्या है, खस, तो खस कहाँ पाई जाने वाली जनजाति है, ये हिमालय जनजाति के रूप में है, और इसमें बहुपति प्रथा चलती है। ठीक है, कुछ प्रश्न नंबर 74 है कि नातेदारी की परिभाषा किसने दी थी। तो हम देखते हैं थोड़ा सा कि नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त उन संबंधों को सम्मिलित किया जाता है जो अनुमानित है, या तो इसमें देखते हैं अनुमानित और वास्तविक वंश संबंधों पर आधारित है। तो ये जो व्याख्या ये देने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, चार्ल्स विनिक, ऑप्शन बी सही है इसका। और बाकी के सारे जो व्यक्ति हैं जिनमें से इन्होंने भी नातेदारी के प्रति कुछ बात की थी, लेकिन चार्ल्स विनिक ने सर्वाधिक बात की, और इन्होंने नातेदारी व्यवस्था को समाज द्वारा मान्यता प्राप्त उन संबंधों से संबंधित बात की जो एक आधार बनता है। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वह क्या है, क्रॉबर ने नातेदारी से नहीं बल्कि संस्कृति पर बात की है, और मिलर तो खैर इनसे कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं हम कि विवाह निषेध का कठोरता से पालन कौन सा है, यानी कौन सा पालन करना, विवाह निषेध से कठोरता का पालन करना है। तो विवाह से दूर रहना। हाँ, ये क्या कहना था, निकटता भी गमन निषेध, यानी विवाह से दूर रहना। तो हम ऑप्शन की बात करें, पहला ऑप्शन है बहिर्विवाह, दूसरा ऑप्शन अंतर्विवाह, तीसरा ऑप्शन है अधिमान्य विवाह, और चौथा ऑप्शन निकटा भी गमन विवाह। तो हम इसे देखते हैं क्या कि इंसेस्ट टैबू के रूप में सार्वभौमिक रूप से ये क्या सख्त है। और इसमें हम हर एक ऑप्शन के आधार पर देखें तो पहला क्या, बहिर्विवाह, यानी अपने समूह से बाहर विवाह करना, ये आपका बहिर्विवाह का मीनिंग है। दूसरा क्या, अंतर्विवाह, तो अपने समूहों में विवाह करना। और चौथा क्या, अधिमान्य विवाह, यानी पसंदीदा विवाह करना, जिसमें कि आप अपनी चॉइस के आधार पर विवाह कर सकते हैं।
उसके बाद क्या है, गोल गधेड़ो किससे जुड़ा है, तो ये परीक्षा विभाग से जुड़ा है। गोल गधेड़ो एक नियम है जिसके तहत एक कंपटीशन होता है, जिसे compete करने के बाद उसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है विवाह करने का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन की बात करें तो परीक्षा विवाह, तो ये अनुवाद भले गलत है, लेकिन इससे संबंधित इसी से है। ठीक है, उसके बाद हरण विवाह नहीं है और न कार्य विवाह है। परीक्षा विवाह डायरेक्ट नहीं कह सकते हम। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है क्या कि मैरिज बाय प्रोविशंस, जो जनजाति में देखने को मिलता है वो गौण जनजाति में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस जनजाति में मामा का घर दूसरा स्वर्ग समझा जाता है, तो ये टोडा जनजाति में देखने को मिलता है, मामा का घर स्वर्ग समझा जाता है। बाकी में दोनों ऑप्शन कट हो जाएगा, कोरबा और उरांव। उसके बाद क्या है, टोडा जनजाति की है, मातृवंशीय। इस समाज में मामा का घर को महत्व दिया जाता है, मामा ही इसमें एक तरह से गार्जियन के रूप में रहते हैं। और थोंगा में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, थोंगा भारत की जनजाति है भी नहीं, यह अफ्रीकी जनजाति है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं नातेदारी की किस रीति में अनुमोदित अवमानना देखी जा सकती है, तो इसका सही उत्तर है आपका परिहास। ठीक है, तो हम ऑप्शन की बात करें तो परिहार हर पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आपका मातुले, तीसरा ऑप्शन जो है आपका परिहास है और चौथा ऑप्शन है माध्यमिक संबोधन। ठीक है, तो हम सभी में देखते हैं एक एक करके। पहला है परिहार यानी कि अवॉइडेंस, दैट मीन्स कि सम्मान दिखाना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यदि मातुले की बात करें तो मामा से संबंध है या मामा संबंधी है, तो ये भी नहीं है, ऑप्शन दोनों गलत है। खैर, तीसरा ऑप्शन जो है परिहास, ये जोकिंग रिलेशनशिप, मजाक और अवमानना की अनुमति है। तो इस तरह से हम बात करेगा तो परिहास यही सही है, ठीक है, जोकिंग रिलेशनशिप। उसके बाद ये नहीं है संबोधन। खैर, अगला आते हैं, HIV द्वारा मुख्यतः किस शरीर प्रणाली पर हमला होता है, तो ये शरीर प्रणाली कौन सा है, प्रतिरक्षा तंत्र, इस पर हमला होता है या इसमें ये एक बीमारी है। ठीक है, और ये यौन संबंधी बीमारी है, तो ये दोनों ऑप्शन कट हो जाएगा, पंचतंत्र, पाचन तंत्र और तंत्रिका तंत्र। उसके बाद आपका जो ऑप्शन नंबर सी है प्रतिरक्षा तंत्र, ये सही है। HIV में CD4 कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जो कोशिकाएं विभिन्न बीमारियों से रक्षा प्रदान करता है। इस तरह से शरीर कमजोर हो जाती है धीरे धीरे। अभी तक इसका सही इलाज नहीं है, इसलिए इसे लाइलाज बीमारी कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 80 बेरोजगारी को सबसे अच्छी तरह कौन परिभाषित करता है, तो हम देखते हैं उत्तर, तो कम क्षमता रखने वाले लोग जिन्हें रोजगार नहीं प्राप्त होती है वह ठीक ढंग से परिभाषित कर पाते हैं इसे। तो इसका सही उत्तर आपका ये है कि कम क्षमता रखने वाले लोग जिन्हें रोजगार नहीं है वे बेरोजगारी को परिभाषित कर सकते हैं। बाकी के सारे ऑप्शन में देखें अगर, सेवानिवृत्त लोग, दूसरा ऑप्शन है कि वे लोग जो काम नहीं करना चाहते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या है, ये काम की क्षमता रखने वाले लोग जिन्हें रोजगार नहीं है, और चौथा ऑप्शन है कि जो अंशकालिक काम से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन की बात करें, सेवानिवृत्त यानी श्रम शक्ति नहीं, या ऐसे लोग जो रिटायर हो चुके हैं। तो जब रिटायर हो गए तो फिर ये क्या परिभाषित करेंगे। दूसरा क्या है कि वे लोग जो काम नहीं करना चाहते हैं, तो जब काम ही नहीं करना चाहते श्रम शक्ति क्या पता चलेगा उन्हें, रोजगार क्या होता है, तो वो भी नहीं कर सकते। तीसरा ऑप्शन है कि काम की क्षमता भी रखते हैं और वो काम करना भी चाहते हैं किंतु उनके पास रोजगार नहीं है, तो ये परिभाषित कर सकते हैं, सही परिभाषा यही है। ठीक है, और जो जिन्हें आंशिक रूप से रोजगार मिलता है तो वो अल्प रोजगार की जानकारी रखते हैं, तो उनकी कार्य प्रणाली चल जाती है, दिनचर्या भी चल जाती है, तो पूर्ण रूप से बेरोजगारी की परिभाषा नहीं दे सकते। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण, ठीक है, कार्यक्रम यानी NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो 1987 में की गई थी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका फेज़ 2 जो है आपका 1992 में चलाया गया था, और फेज़ 3 जो है सन 2000 में चलाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि HIV एड्स नियंत्रण में सामाजिक चुनौती कौन सी है, तो यहाँ पे देखते हैं सामाजिक चुनौती सभी है। ठीक है, पहला है आपका कलंक और भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार किया जाता है लोगों द्वारा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है दवा की अधिक कीमत होना, आर्थिक बाधा है। और उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है आपका जागरूकता की कमी है, शिक्षा की आवश्यकता है इसके प्रति, यानी HIV एड्स के प्रति, तो शिक्षित होना। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है सही है, उपरोक्त सभी चुनौतियाँ हैं एड्स को कम्पीट करने के लिए। खैर, अगला प्रश्न है कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों की परिश्रमिक रोजगार प्रदान करती है, तो योजना क्या है, मनरेगा योजना। ठीक है, अब मनरेगा योजना जो है ऑप्शन ए सही है, इसका सही उत्तर आपका मनरेगा योजना क्या, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक, बाकी के सारे योजना में यदि हम बात करें अदर, तो देखते हैं PMRY, ये क्या है, तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना है। उसके बाद ICDS, ये क्या है, बाल विकास सेवा है। और PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक, अगला प्रश्न है
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शैक्षिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो कौन सा ऐसा अधिनियम है? तो अधिनियम अनुच्छेद 29 ये भारतीय अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार में सुरक्षा प्रदान करती है। बाकी इसे हम लोगों ने देखा भी था पहले भी, क्या थोड़ा थोड़ा हम देख लेते एक बार। अनुच्छेद 14 ठीक है क्या है? तो समानता का अधिकार रखता है, प्रदान करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण, जिनमें हितों में ही ये आ जाएगा सांस्कृतिक और आपका शैक्षणिक दोनों। उसके बाद अनुच्छेद 32 जो है वो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विवाद निवारण एजेंसियां कौन सी हैं? कौन सी ऐसी एजेंसियां हैं जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के विवाद को सॉल्व करती है? तो उत्तर की बात करें तो सभी है, सारे एजेंसी, यानी ये तीनों ही एजेंसी क्या करती है? उपभोक्ता के विवाद को का निवारण करती है। तो हम देखते हैं पहला क्या है? राष्ट्रीय कमीशन जो सर्वोच्च स्तर रखती है। उसके बाद क्या है? राज्य कमीशन, ये द्वितीय स्तर या राज्य स्तर पर, ये केंद्रीय स्तर पर है, ठीक है। उसके बाद क्या है? जिला फोरम, जिला स्तर पर। तो इनमें से ये सभी है, तीनों स्तर ये सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि धर्म के विषय में किसने कहा था? ये धर्म क्या है? आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। तो ये कहने वाले व्यक्ति का नाम टाइलर है, ठीक है। अब देखते हैं कि बाकी के सारे व्यक्तियों ने क्या क्या कहा था। तो पहला है फ्रेजर ने कहा था जादू और धर्म पर व्याख्या दी थी। उसके बाद होबेल, तो होबेल का कहना था, होबेल ने किस पर व्याख्या दी है? कानून पर। उसके बाद मालिनोवस्की, इन्होंने कार्यवाद पर या लोगों के श्रम विभाजन और श्रमिक प्रक्रिया पर इन्होंने बल दिया था, ठीक है। इस तरह से इसका जो सही उत्तर है आपका टाइलर है, DEB टाइलर, जिसकी सर्वात्मवाद एनिमिज्म की अवधारणा इन्होंने दी थी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और प्रश्न नंबर 87, धर्म का तत्व कौन सा है? ठीक है। तो धर्म में तत्व की बात करें तो यहाँ पे सारे तत्व जो दिए हैं सभी धार्मिक तत्व हैं। हम ऑप्शन ए की बात करें तो पहला क्या है? विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाएं, ये सब धर्म के तत्व हैं। उसके बाद क्या है? निषेध यानी टैबू या पवित्र अपवित्र दोनों परिस्थिति धर्म से संबंधित है। उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन है सी, विश्वास यानी आस्था प्रणाली, ये भी धर्म से संबंधित है। तो इस तरह से ये सारे के सारे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हरिजन की अवधारणा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाई गई? तो सीधा सीधी उसका उत्तर है महात्मा गांधी, ठीक है। अब हम आते हैं बाकी के व्यक्तियों ने क्या क्या इसके प्रति किया कार्य अपना, यानी कि जो ऑप्शन है वो व्यक्तियों ने क्या क्या अपना योगदान दिया है। तो जिनमें पहला ऑप्शन है कि BR अम्बेडकर, तो दलित शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था, ठीक है। हरिजन नहीं बल्कि दलित शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद महात्मा गांधी ने हरिजन यानी दैट मीन्स कि ईश्वर के लोग शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद ज्योतिबा फुले ने समाज सुधारक के रूप में उन्होंने काम किया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। खैर अगला प्रश्न है कि मंडल आयोग की स्थापना कब हुई? तो मंडल आयोग की स्थापना सन 1979 में हुई थी, 1979 में, ठीक है। इनमें VP मंडल द्वारा अध्यक्षता की गई थी। उसके बाद अगला जो 1979 वर्ष, ये सब कुछ नहीं, ठीक है। 1980 में इसकी रिपोर्ट पेश की गई थी, मंडल आयोग की रिपोर्ट पेश की गई थी। और 1991 में VP सिंह सरकार ने जो है आपका मंडल आयोग की जो रिपोर्ट पेश आने के बाद इसे लागू किया था, आरक्षण को लागू किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है संवैधानिक अधिकार कौन सा बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है? तो हम देखते हैं कि समानता का अधिकार बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। उत्तर जो है B सही है, ठीक है। हम ऑप्शन की बात कर लें अगर, तो पहला ऑप्शन है क्या? संपत्ति का अधिकार। अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, संवैधानिक अधिकार के तहत मौलिक अधिकार से बाहर हो गया, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन बालिकाओं से संबंधित और सुरक्षा से संबंधित है, तो सीधे सीधी संवैधानिक मौलिक अधिकार के प्रति है, तो ये नहीं है, ठीक है। और वैसे भी संपत्ति का अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है, ठीक है, उठा करके अनुच्छेद 30 को। चलिए आगे आते हैं, बाकी के सारे ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार हम। तो ऑप्शन नंबर B क्या है? समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं बल्कि निषेध है। उसके बाद ऑप्शन नंबर C जो है मतदान का अधिकार। तो संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक रूप से यदि बात करें तो अधिकार मतदान का है, किंतु यहाँ पर नहीं की बात की जा रही है, तो ये तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। सॉरी फॉर दैट, नहीं एक सेकंड। मतदान का अधिकार संवैधानिक लेकिन मौलिक नहीं है, ठीक है। यहाँ जो प्रश्न है वो मौलिक से है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि निजता का अधिकार। निजता का अधिकार न्याय का अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बालिका की स्थिति सुधार के लिए सीधे नकद हस्तांतरण वाली योजना कौन सी है? तो हम देखते हैं कि इसकी नकद हस्तांतरण वाली योजना का नाम क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। अब हम बालिकाओं से संबंधित कई सारी ऐसी योजनाएं आई जिसके बारे में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है क्या? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जागरूकता अभियान है बेटियों के प्रति, बालिकाओं के प्रति। अगला ऑप्शन जो है वह सुकन्या समृद्धि योजना, तो ये बालिकाओं के लिए बचत योजना है। तीसरा ऑप्शन क्या है? लाडली योजना, ये राज्य योजना है, राज्य द्वारा ये
योजना को क्रियान्वित किया जाता है। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है वह आपका क्या है, बालिका समृद्धि योजना है। ये भी बालिकाओं से संबंधित है, किंतु ये पुरानी योजना है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में धर्मनिरपेक्षता किसका अंग है? तो हम देखते हैं ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो हम पहला ऑप्शन क्या है कि अनुच्छेद 25 से 28 धर्म से संबंधित है, जो मौलिक अधिकार के प्रति आती है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर बी जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो अनुच्छेद इसमें 44 जो है नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता के लिए आती है। बाकी के सारे जो मौलिक कर्तव्य में से नहीं है, यानी कि मौलिक कर्तव्य इसमें से नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 93। प्रश्न नंबर 93, जिसमें कहा जा रहा है कि बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है, किस वर्ष गठन हुआ? तो ये सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, 2007 में। ठीक है, इसका उत्तर 2007 में। और ये जो आयोग है ये किसके तहत है? तो NCPCR, जिसमें कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक, 2007। अगला प्रश्न है 94, वैश्वीकरण का नकारात्मक सामाजिक प्रभाव कौन सा है? तो हम देखते हैं कि इसका उत्तर क्या है। तो पहले उत्तर की बात करें तो हम देखते हैं सांस्कृतिक क्षरण। ठीक है, जो सामाजिक प्रभाव के रूप में देखने को मिलता है, सांस्कृतिक क्षरण देखने को मिलता है। साथ ही साथ हम इसके सभी ऑप्शन पर ध्यान देते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि पार सांस्कृतिक सीख, तो ये सकारात्मक है। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है सांस्कृतिक क्षरण, तो यही सही है, क्योंकि स्थानीय संस्कृति का क्या हो रहा है, वैश्वीकरण के कारण नुकसान होना शुरू होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर भी यही है, क्योंकि यहाँ क्षरण की बात की है कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा। तो नकारात्मक प्रभाव ये है कि संस्कृति जो है उसका नुकसान हुआ है। विभिन्न देशों की संस्कृतियों का आपस में एक तरह से एक तो समायोजन तो ठीक है, खैर हम ये कह सकते हैं, बट इसमें कई सारे ऐसे संस्कृति जो है वो मतलब कि खोती चली जा रही है अपने अस्तित्व। ठीक है, तो इसमें विशेषकर यदि बात की जाए तो पश्चिमीकरण है। अब ऑप्शन नंबर सी पर हम ध्यान दें तो प्रौद्योगिकी सहभाजन। ठीक है, तो ये भी एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव पॉइंट है। और वहाँ दूसरा है कि रोजगार के अवसर, तो ये भी सकारात्मक पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ नकारात्मक की बात कर रहा था। अगर सकारात्मक की बात करता तो ये सारे पॉइंट सही हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न के आपका मतलब कि पूछने के तरीके पर देखना होगा, ध्यान देना है कि क्या पूछा जा रहा है, सही यानी कि सकारात्मक पूछा जा रहा है या नकारात्मक पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ आप प्रश्न में ये भी देखें कि अंत में क्या पूछा जा रहा है, शायद हो सकता है नहीं या नेगेटिव के रूप में पूछा जाता हो। खैर, अगला 95 हम देखते हैं कि तंत्र का चौथा स्तंभ, यानी ये ये तंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? तो सीधा सीधी उत्तर तो सभी को पता है कि मीडिया को माना जाता है। साथ ही हम इसके सभी ऑप्शन को देखते हैं। तो इसमें लोकतंत्र के यदि हम प्रथम स्तंभ की बात करें तो प्रथम स्तंभ के रूप में किसे माना जाता है? विधानमंडल को माना जाता है। वहीं द्वितीय स्तर की बात करें या द्वितीय स्तंभ की बात करते हैं तो वह है आपका कार्यपालिका। और तृतीय स्तंभ की बात करते हैं तो न्यायपालिका। यहाँ पूछा जा रहा था चौथा स्तंभ, तो इस प्रकार से मीडिया हो गया। ठीक है, लोकतंत्र की चौथा स्तंभ। ठीक, अगला प्रश्न है कि जनसंचार का स्वरूप कौन सा इनमें से नहीं है? प्रश्न का पूछने का तरीका क्या है कि नहीं, नेगेटिव में पूछा जा रहा है। तो हम देखते हैं कि कक्षा का चर्चा या कक्षा में जो होने वाली चर्चा है ये आपका जनसंचार का माध्यम नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी के सारे जैसे टेलीविज़न, तो ये जनसंचार का माध्यम है। लोगों में जो समाचार है एक जगह की दूसरी जगह की सूचनाएं एक दूसरे को प्रोवाइड की जाती है, सभी जगह फैलती है, तो ये एक माध्यम के रूप में कार्य करता है टेलीविज़न। वहीं रेडियो भी यही काम करता है, जनसंचार का माध्यम है। और सोशल नेटवर्किंग साइट्स ये भी नया एक जनसंचार का माध्यम है, किंतु ये भी वही कार्य करता है। वहीं अगर बात की जाए कक्षा में होने वाली जो चर्चाएं हैं वो आमने सामने का इंटरेक्शन होते हैं और ये जनसंचार का माध्यम नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है 97, इसमें हम देखते हैं क्या कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार क्यों बहुत नुकसानदेह है। ठीक है, तो ऑप्शन यदि हम उत्तर की बात करते हैं तो इसमें ए और सी दोनों बताया जा रहा है। और क्यों ऐसा है तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला चीज़ क्या है कि सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के बारे में पूछा जा रहा है, वो भी नुकसानदेह है। तो पहला ए पे ऑप्शन पे हम देखते हैं क्या है, तो कहा जा रहा है कि यह आर्थिक असमानता को बढ़ाता है। तो सही बात है कि भ्रष्टाचार के कारण आर्थिक असमानता बढ़ती है, जिसको कि आप करप्शन कहते हैं भ्रष्टाचार को। तो ये सही है ऑप्शन में। दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ
कि भ्रष्टाचार के कारण लोकतंत्र, यहाँ तंत्र लिखा हुआ है, लोकतंत्र को मजबूती या मजबूत करता है, तो ऐसा नहीं है भाई, लोकतंत्र कमज़ोर होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट गलत है, इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है क्या कमज़ोर होता है, जबकि ये आपको कहा जा रहा था कि ऑप्शन में दिया जा रहा था ओनली मजबूत होता है, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। लोकतंत्र कमज़ोर होती है भ्रष्टाचार के कारण। अगला पॉइंट जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 कि ये जनता के भरोसे को कम करती है, तो हाँ ये बात सही है। यहाँ पूछा ये जा रहा था कि नुकसानदेह क्या है, तो ये दोनों पॉइंट सही है कि आर्थिक असमानता को बढ़ावा देता है, और दूसरा आपका क्या है कि जनता के जो भरोसे हैं वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं। हम अगला प्रश्न की बात करते हैं, तो 98 में क्या देखने को मिलता है कि भारत में कौन सा संगठन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकारी कर्मियों की जांच पड़ताल करता है। तो कौन सा ऐसा संगठन है जो सरकारी आपका जो ये कर्मी है यानी कर्मचारी है उसकी जांच पड़ताल करता है। तो हम इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यहाँ पे ऑप्शन में गलती हो गया थोड़ा उत्तर में लिखने में, तो आपका आरबीआई नहीं होगा बल्कि यहाँ सीबीआई होगा। ठीक है, वैसे हम ऑप्शन की बात करते हैं तो आरबीआई, एसबीआई, यूजीसी और ट्राई, तो ये सारी संस्थाएं क्या क्या कार्य करती है इस पर ध्यान देते हैं हम पहले। तो जैसे आरबीआई जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म ये है, और इसका जो मुख्य रूप से कार्य है वो क्या है, मुद्रा नियंत्रण करना। देश के अंदर जो भी मुद्राएं हैं उसका कंट्रोलिंग सिस्टम इसका ये हैंड ओवर में है। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है एसबीआई इसका फुल फॉर्म है, और ये सरकारी बैंक है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसे हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड ग्रांट कमीशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। ये सभी विश्वविद्यालयों का संचालन करती है और उसे अपने नियंत्रण में यानी उसके नियंत्रण में रहती है। इसके साथ साथ ट्राई, ठीक है, तो दूरसंचार का नियामक है, जिसके तहत ही सभी दूरसंचार के जो नियम हैं वो इसके अंतर्गत ही चलते हैं। ठीक है, स्पेशली जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के नियम होते हैं वो सारे। ठीक है, हम अब इसके उत्तर की बात करते हैं कि सीबीआई जो है ये क्या करती है। तो भ्रष्टाचार के बारे में बात की जा रही थी, सरकारी कर्मचारी के बारे में, है ना। तो सीबीआई जो है इसका सही उत्तर भी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो क्योंकि ये वैसे देखा जाए तो ये केवल एकमात्र ये संस्था नहीं है, इसके साथ साथ कई सारी ऐसे संस्थाएं हैं। फिलहाल यहाँ पर जो ये संस्था के रूप में बात की गई तो ये विकल्प तो सही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्योंकि इसके अलावा जो पुलिसिंग व्यवस्था है ये सारे भी एक कंट्रोल करने के कार्य करते हैं। ठीक है, तो खैर अगला प्रश्न की बात करते हैं हम 99। लिंग को सामाजिक निर्माण के रूप में किसने परिभाषित किया था। तो ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, मार्गरेट मीड द्वारा। ठीक है, बाकी के जो इसके ऑप्शन है उस पर हम ध्यान देते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि एमाइल दुर्खिम। तो एमाइल दुर्खिम ने जो कार्य किया था सामाजिक व्यवस्था में, तो वह आपका श्रम विभाजन के रूप में समाजशास्त्र के अंतर्गत। उसके बाद मार्गरेट मीड ने ये सेक्स एंड ट्रांसपेरेंट 1935, ठीक है, जो लिंग की संस्कृतिकरण या सांस्कृतिक निर्माण पर बल दिए थे। साथ साथ अगर हम ऑगस्ट कॉम्टे की बात करते हैं तो प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्षवाद पर इन्होंने बल दिया था और अपनी व्याख्याएं दी थी। ठीक है, उसके बाद हम अंतिम क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो ये 100वां प्रश्न है, और 2026 का जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 12th का, बिहार बोर्ड स्पेशली, और बिहार बोर्ड द्वारा दी गई जो मॉडल सेट थी उसके सभी हमने प्रश्नों को लिया है, जिसमें स्पेशली फॉर सोशियोलॉजी के ही सारे प्रश्न हैं, और सारे ऑप्शंस को मैंने डिस्कस किया है जहाँ तक कम से कम समय में प्रयास किया डिस्कस करने का। हम देखते हैं कि मैक्स वेबर ने नौकरशाही पर व्याख्या दी थी। ठीक है, और अंतिम प्रश्न की ओर यदि हम बात करते हैं तो भारत में पंचायती राज्य संस्थाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो कितने प्रतिशत रखे गए थे, यानी उसकी व्यवस्थाएं कितने प्रतिशत की गई थी। तो हम इसका सही उत्तर है वो है 33%। ठीक ठाक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, 25%, तो इससे कम या 25%, तो ये ऑप्शन ही गलत है। खैर दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं 33% जो है ये आपका संविधान के अनुच्छेद संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसके अंतर्गत दिया गया है। और कुछ राज्यों में 40% और कुछ राज्यों में 50% जो है ये क्या नाम है, पंचायती राज्य संस्थाओं में महिला को आरक्षण दी गई है। ठीक है, और बिहार एकमात्र ऐसा राज्य था जो सबसे पहले आपका जो है ये पंचायती राज्य संस्था के अंतर्गत 50% जो है आरक्षण लागू किया था, पहला राज्य था। ठीक है, इसके बाद कई सारे अन्य राज्यों ने लागू किया। खैर ये आखिरी प्रश्न था, और इसके साथ मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप लोगों की परीक्षा ठीक ठाक जाए। ठीक है, आप लोग इसे रिवाइज़ करेंगे, फर्स्ट टाइम
एक बार ऐसे ही वीडियो देखेंगे, उसके बाद 2x पर देख लेंगे तो बेटर होगा, ठीक है, ताकि आपका समय भी बचेगा और इस वीडियो से काफ़ी लाभ होगा। उम्मीद करते हैं कि बाकी की सारी जो सोशियोलॉजी की वीडियो हैं कोशिश कीजिएगा कि एक बार देख लेंगे, तो इससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और परीक्षा में हमें उम्मीद है कि आपको ये 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, जो कि इसके लिए इनफ है सारे, ठीक है। 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बट आई होप फुली कि 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे ही मैच कर जाएंगे, ठीक है। तो 60 से 70 क्वेश्चन मैच करने की संभावना रखते हैं, तो हम यहाँ पर 60 से 70 नहीं बल्कि 60 से 65 ही कहेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।